लास्ट लेक्चर जो टेम्परेचर का टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया था, राइट? Recording in progress. जो टेम्परेचर का टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया था, राइट? उसमें हमने ये जो 3 लेयर सिस्टम है वो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है? तो नाउ नेक्स्ट we'll discuss about the horizontal distribution of temperature. Now, ये जो ओशनिक टेम्परेचर होता है, तो इस ओशनिक टेम्परेचर में भी नो दैट कि वहां पे अलग अलग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. जैसे जैसे हम इक्वेटर टू पोल जाते हैं, तो ये जो टेम्परेचर होता है ओशन सरफेस का टेम्परेचर, ये धीरे धीरे कम होते चला जाता है. If you look at the horizontal distribution of temperature, as we move from equator to pole, this temperature goes on decreasing. ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, ये टेम्परेचर का डिफरेंस ओशन के अपर सेक्शन में या सरफेस के रीजन में ही आता है. बिकॉज इफ यू लुक एट द ओशन बॉटम, तो ओशन बॉटम के ऊपर इक्वेटर टू पोल जब आप जाते हो तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होता है. समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो वेरिएशन आता है टेम्परेचर में, जो वेरिएशन आता है वो सरफेस के ऊपर आता है. बॉटम के ऊपर टेम्परेचर इक्वेटर टू पोल ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है? द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर इज 26.7 डिग्री सेल्सियस which decreases from equator to pole. ठीक है? The rate of decrease is almost 0.5 degrees Celsius per latitude. If you look at the decrease of temperature, ये decrease of temperature होता है equator to pole, and इसका जो rate होता है वो rate होता है हर एक latitude के लिए 0.5 degree Celsius से. For each degree of latitude, temperature decreases by 0.5 degree Celsius. ठीक है? If you look at the distribution of this temperature, जो 20 डिग्रीज लैटिट्यूड है, तो वहां पे टेम्परेचर होता है 22 डिग्री सेल्सियस. ठीक है? 40 डिग्रीज लैटिट्यूड का जो रीजन है, जहां पे टेम्परेचर जो होता है ये होता है 14 डिग्री सेल्सियस. एंड जो 90 डिग्री या जो पोल्स का रीजन होता है, तो पोल्स के रीजन में टेम्परेचर ड्रॉप्स अप टू 0 डिग्री सेल्सियस. सो अर्थ का जो 20 डिग्री सेल्सियस का 20 डिग्री का जो लैटिट्यूड है नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में, तो वहां पे आप देखोगे तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है. एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल, सपोज 40 डिग्री नॉर्थ इस लैटिट्यूड पे हम आते हैं, तो एवरेज टेम्परेचर बिकम्स 14 डिग्री सेल्सियस. एंड जो 90 डिग्री सेल्सियस का 90 डिग्री का लैटिट्यूड है, जो पोलर रीजन है, तो पोलर रीजन में टेम्परेचर बिकम्स 0 डिग्री सेल्सियस. समझ में आ रहा है? ठीक है? बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर कम होते चला जाता है. जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होते चला जाता है. समझ में आ रहा है? ठीक है? Then oceans in the northern hemisphere have higher temperature than the southern hemisphere. Why? Land mass. Because in the northern hemisphere majorly land mass का हिस्सा होता है, तो लैंड जो होती है वो ज्यादा हीट होल्ड करती है. तो इस वजह से northern hemisphere में जो एवरेज टेम्परेचर होता है it is always greater than the southern hemisphere. समझ में आ रहा है? The next highest temperature is not recorded at the equator but just north of it. If you look at the thermal equator of the earth, it is somewhere close to 9 to 10 degrees north. ठीक है? अर्थ का जो मैक्सिमम सरफेस टेम्परेचर ओशंस में रिकॉर्ड किया जाता है वो इक्वेटर के जस्ट नॉर्थ में होता है. एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं होता है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर डेली यहाँ पे रेनफॉल होता है. सो बिकॉज ऑफ द डेली रेनफॉल जो सरफेस वाटर होता है, तो इस सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो रिलेटिवली कम होता है. दूसरी बात, जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, तो इस इक्वेटोरियल रीजन में क्लाउड कवर ज्यादा होता है, क्योंकि डेली रेनफॉल होता है. सो डेली रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे क्लाउड कवर ज्यादा होता है. तो जो इफेक्टिव इंसोलेशन इक्वेटोरियल रीजन में आता है दैट इज रिलेटिवली लेसर देन द ट्रॉपिकल रीजन. सो मैक्सिमम जो टेम्परेचर अचीव किया जाता है सरफेस टेम्परेचर वो होता है इक्वेटर के नॉर्थ में, समवेयर 10 टू 20 डिग्रीज ऑफ नॉर्थ. ये थर्मल इक्वेटर होता है ओशंस का, जहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम रिकॉर्ड किया जाता है. समझ में आ रहा है? इक्वेटर के ऊपर एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाउड कवर होता है, जहाँ पे डेली रेनफॉल होता है. समझ में आ रहा है? ठीक है? Then the average annual temperature of all the oceans is 17.2 डिग्री सेल्सियस. जो वर्ल्ड में सारे जो ओशंस है उनका एनुअल एवरेज टेम्परेचर जो है वो होता है 17.2 डिग्री सेल्सियस. नदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशंस है उनका टेम्परेचर होता है 19.4 डिग्री सेल्सियस. एंड सदर्न हेमिस्फीयर में जो होते हैं उनका टेम्परेचर होता है 16.1 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे भी आप देखो
जो नदर्न हेमिस्फीयर में, तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेचर होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर से रिलेटिवली ज्यादा होता है. समझ में आ रहा है? सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. क्लियर? देन उसके बाद वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन टेम्परेचर. If you look at the vertical distribution of the ocean water, तो इस केस में हमने देखा था कि ये जो ओशन वाटर होता है, तो इस ओशन वाटर में जो सनरेज का पेनेट्रेशन होता है वो मैक्स टू मैक्स 200 मीटर्स तक होता है, जहां पे हम फोटिक जोन आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है? ये जो फोटिक जोन होता है या विच इज आल्सो कॉल्ड एज यू फोटिक जोन, जो फोटिक जोन होता है, तो इस फोटिक जोन तक की जो सनरेज आते हैं उनका पेनेट्रेशन होता है जो 200 मीटर्स तक होता है. और अर्थ के ऊपर ये जो ओशंस है उनका जब हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उस केस में हम दो लेयर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फोटिक लेयर एंड अफोटिक लेयर. फोटिक लेयर मतलब जो 200 मीटर्स का जो थिकनेस वाला अपर सेक्शन होता है जहाँ पे सनराइज का पेनिट्रेशन होता है, सो दैट सेक्शन इज कॉल्ड एज द फोटिक या यूफोटिक जोन, जहाँ पे 200 मीटर्स की थिकनेस होती है एंड दिस गेट्स द सोलर रेडिएशंस. ठीक है? 200 मीटर्स के नीचे सनराइज का पेनिट्रेशन नहीं होता, so that region is called as the aquatic zone. So it extends from 200 meters to ocean bottom and it doesn't get any kind of a solar radiation. समझ में आ रहा है? Now, the rate of decrease of temperature is greater at the equator. If you look at the vertical distribution of the temperature, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये ओशन के सरफेस के ऊपर ज्यादा होता है. जब हम ओशन के बॉटम पे जाते हैं तो टेम्परेचर इक्वेटर टू पोल ऑलमोस्ट सेम होता है. ओशन बॉटम का जो टेम्परेचर होता है वो जैसे आप इक्वेटर टू पोल जाओगे या पोल टू इक्वेटर आओगे वो ऑलमोस्ट सेम आता है. जो वेरिएशन आता है टेम्परेचर में वो अपर सेगमेंट में आता है. समझ में आ रहा है? जो ट्रॉपिकल रीजन होता है या जो इक्वेटोरियल रीजन होता है तो यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होता है. तो इस केस में यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम इसको ड्रॉ करो, जो आपके आई थिंक नोट्स में नहीं आया बस, जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर जो है ना, ड्रॉ दिस डायग्राम. ये जो डेप्थ का हिस्सा है इसको मत ड्रॉ करो फ़ारेनहाइट, इसे डिग्री सेल्सियस में, एंड ये जो मीटर्स में डेप्थ है इसको ड्रॉ करो सिर्फ. डोंट ड्रॉ दिस लाइक दिस.
Done. See, if we look at the vertical distribution of this temperature, we know that in tropical regions, the surface temperature of the oceans is relatively higher than the temperate and the polar region, because this tropical region receives the more amount of insolation than the polar and the temperate region. So ये जो tropical region होता है, तो इस tropical region में जो surface temperature होता है वो maximum होता है. तो इस वजह से जैसे जैसे हम इस section में tropical region में vertically जब हम नीचे चले जाते हैं depth wise, तो यहाँ पे ओरिजिनल जो सरफेस टेम्परेचर होता है ट्रॉपिकल रीजन में, ये होता है 20 to 25 के बीच में. ठीक है, जो सरफेस टेम्परेचर होता है ट्रॉपिकल रीजन का, तो वो होता है 20 to 25 के बीच में. तो इस केस में ट्रॉपिकल रीजन में जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं, तो ये जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है. सर्टन डेप्थ के बाद 2000 मीटर के बाद जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं, ये जो टेम्परेचर होता है ये ऑलमोस्ट सेम बनता है. समझ में आ रहा है? जो चेंज ऑफ टेम्परेचर आता है, ये चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है सिर्फ अपर सेक्शन में. ट्रॉपिकल रीजन में बेसिकली होता क्या है कि जो अपर सरफेस का टेम्परेचर होता है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है. सो ऑलरेडी यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, एंड जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे ये जो रेट ऑफ डिक्रीज होता है ये रैपिड होता है. यहाँ पे थर्मोक्लाइन लेयर आता है, लास्ट टाइम हमने देखा था, जहाँ पे रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है विद द टाइम. सो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज जो होता है वो ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि अपर सेगमेंट में टेम्परेचर ज्यादा होता है एंड लोअर हिस्से में टेम्परेचर रिलेटिवली कम होता है. तो इस केस में एज वी मूव डाउन फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम, टेम्परेचर गोज ऑन चेंजिंग रैपिडली. सो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर एट द इक्वेटर. ये बात समझ में आई आपको? इक्वेटोरियल रीजन में या ट्रॉपिकल रीजन में आप देखोगे तो ये जो रेट ऑफ डिक्रीज होता है वो रिलेटिवली ज्यादा होता है. जो टेम्परेट रीजन होता है, तो टेम्परेट रीजन में जो सरफेस वाटर का टेम्परेचर होता है दैट इज बिटवीन 15 to 20 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे टेम्परेट रीजन में जब आप नीचे चले जाते हो तो ये रेट रिलेटिवली कम होता है. एंड पोलर रीजन में जो सरफेस वाटर होता है उसका टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत कम होता है, इट इज क्लोज टू 0 डिग्री सेल्सियस. सो पोलर रीजन में एज वी मूव डाउन जो रेट ऑफ डिक्रीज होता है ये स्लाइट होता है, क्योंकि अपर सेगमेंट में एंड लोअर सेगमेंट में ओशंस में टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता. वर्टिकल वेरिएशन दिखाई देता है इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल रीजन में. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट, एरियाज ऑफ ऑफशोर विंड्स रिकॉर्ड द रेट ऑफ डिक्रीज. जो एरियाज ऑफ ऑफशोर विंड्स होते हैं तो यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो रिलेटिवली लो होता है. क्यों? ऑफशोर विंड्स के केस में क्या होता है? हाँ हाँ, तो उससे क्या होता है? ऑफशोर विंड्स के केस में क्या होता है? कोल्ड वाटर का अपवेलिंग होता है. समझ में आ रहा है? सी, ऑफशोर विंड्स मतलब जो कॉन्टिनेंट टू ओशन आते हैं, राइट? तो जब कॉन्टिनेंट टू ओशन जब विंड्स आते हैं तो उस केस में क्या होता है? सपोज हियर वी हैव द कॉन्टिनेंट, देयर वी हैव द ओशन. जब विंड की डायरेक्शन इस तरीके से होती है तो उस केस में जो सरफेस वार्म वाटर होता है वो डिफ्लेक्ट किया जाता है, एंड नीचे का जो कोल्ड वाटर होता है वो सरफेस के ऊपर आता है. जब नीचे का कोल्ड वाटर सरफेस के ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली ऊपर भी कोल्ड वाटर है, नीचे भी कोल्ड वाटर है बॉटम में. तो यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज रिलेटिवली लो. समझ में आ रहा है? जो ऑफशोर विंड्स का रीजन होता है, ऑफशोर विंड्स मतलब यहाँ पे जो विंड्स होते हैं वो विंड्स कॉन्टिनेंट टू ओशन ब्लो करते हैं. जब कॉन्टिनेंट टू विंड्स ओशन जब विंड्स ब्लो करेंगे, देयर वी हैव द ओशन, दिस इज द कॉन्टिनेंट. तो ये जो कोस्टल रीजन होता है, तो इस कोस्टल रीजन में क्या होता है कि जब ये विंड्स ऑफशोर होते हैं तो उस केस में जो सरफेस वाटर होता है, वार्म सरफेस वाटर, ओशन के ऊपर का जो वार्म वाटर होता है वो डिफ्लेक्ट किया जाता है विंड की वजह से, एंड नीचे का जो कोल्ड वाटर है वो अपवेल होता है. सो ये जो अपवेलिंग की प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर अपवेल होता है. जब ये कोल्ड वाटर अपवेल होता है तो उस केस में ओशन के सरफेस पे कोल्ड वाटर आता है. तो कोस्टल रीजन में देखो यहाँ पे ऊपर भी कोल्ड वाटर है, एंड वी नो दैट कि ओशन बॉटम के रीजन में भी कोल्ड वाटर होता है. तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है वो रिलेटिवली लो होता है. अब समझ में आ रहा है? क्लियर? उसके एग्जैक्टली अपोजिट होती है ऑनशोर विंड्स के केस. ऑनशोर विंड्स के केस में क्या होता है? ऑनशोर मतलब जो ओशन टू कॉन्टिनेंट आते हैं, जो ऑनशोर विंड्स आते हैं तो वो क्या करते हैं? ओशन सरफेस के ऊपर का जो वार्म वाटर होता है उस वार्म वाटर को कोस्टल रीजन में पाइल अप करते हैं.
समझ में आ रहा है? जो ऑनशोर विंड्स होते हैं, ये ऑनशोर विंड्स क्या करते हैं कि जो ओशन सरफेस के ऊपर का जो वार्म वाटर होता है, ये वार्म वाटर कोस्टल रीजन में यहाँ पे पाइल अप किया जाता है। तो ओशन रीजन में सरफेस के ऊपर वार्म वाटर पाइल अप होता है, तो यहाँ पे ऊपर वार्म वाटर है एंड नीचे कोल्ड वाटर है, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज इज रिलेटिवली हायर। ये बात समझ में आ रही है? ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली प्री में पूछे जाएंगे। सिंपली यहाँ पे दिया जाएगा द एरियाज ऑफ ऑफशोर विंड्स will record relatively lower rate of decrease with the decrease with the depth। समझ में आ रहा है? So जहाँ पे onshore winds होते हैं, onshore winds के केस में ये ocean to continent आता है। जब onshore winds होते हैं, तो ये onshore winds surface का जो warm water होता है, ये warm water pile up करते हैं यहाँ पे coastal region में। तो ऊपर warm water है, नीचे cold water है। तो यहाँ पे vertically आप देखोगे, तो vertical distribution के केस में rate of decrease of temperature is relatively higher। समझ में आ रहा है? ठीक है? Then next, Arctic and Antarctic circles के region में the surface water temperature is close to 0 degree Celsius, so the temperature change is very slight। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था, आर्टिक अंटार्कटिक के रीजन में, पोलर रीजन में वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर का, ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, क्योंकि अपर सेगमेंट में एंड ओशन के बॉटम के सेक्शन में टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। समझ में आ रहा है? देन ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, तो इस इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर जो सरफेस वाटर होता है, the surface water has a lower temperature and the salinity due to the higher rainfall। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि अर्थ के ऊपर का जो मैक्सिमम सरफेस टेम्परेचर होता है, वो इक्वेटर के जस्ट नॉर्थ में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली जो इक्वेटर का रीजन होता है, तो इस इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेनफॉल होता है एंड दूसरी बात यहाँ पे क्लाउड कवर भी होता है, तो इस वजह से यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है 10 to 20 डिग्रीज नॉर्थ, ये जो लैटिट्यूडनल बेल्ट है वहां पे, सो आल्सो कॉल्ड एज द थर्मल इक्वेटर ऑफ द ओशंस, जहां पे 10 to 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज द डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर। नाउ व्हाट इज दिस डेंसिटी? डेंसिटी इज सिंपली नथिंग बट द मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज द डेंसिटी। Density refers to the amount of mass per unit volume of the substance। ठीक है? अब ये जो डेंसिटी होती है, ओशन वाटर की डेंसिटी तीन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड द सैलिनिटी। समझ में आ रहा है? सी, ये जो अलग अलग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ओशन वाटर को, तो वो कौन से होते हैं, ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं? ठीक है? दिस इज अ सिंपल लॉ ऑफ फिजिक्स की जो डेंस सब्सटेंस होता है वो सिंक करेगा। ठीक है? जो लाइट सब्सटेंस होता है वो फ्लोट करता है। ठीक है? सेम चीज अप्लाइज टू द ओशनिक वाटर। जो डेंस वाटर होता है वो सिंक होता है, जो लाइट वाटर होता है ये फ्लोट होता है, जिसकी डेंसिटी कम है ये फ्लोट होता है। समझ में आ रहा है? सो इस वजह से क्या हो रहा है, देखो, द रिलेटिवली लाइटर सी वाटर विच इज ऑफ अ लो डेंसिटी फ्लोट्स एंड मूव्स हॉरिजॉन्टली। ठीक है? ये जो डेंसिटी डिफरेंस होता है, तो इस डेंसिटी डिफरेंस की वजह से आगे जाके हम डिस्कस करेंगे ओशनिक करंट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है? ओशन करंट्स के फॉर्म होने के लिए डेंसिटी डिफरेंस एक वन ऑफ द मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो डेंसिटी डिफरेंस होता है, तो इसकी वजह से पानी में मूवमेंट होती है। जो लो डेंसिटी का वाटर होता है वो फ्लोट करता है एंड ओशन सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टली मूव करता है। Whereas the heavier sea water, जो ज्यादा डेंसिटी का होता है, which is of a more density, it sinks in a downward direction। ठीक है? So it sinks and it again starts flowing horizontally as a subsurface current। ये कैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा। For time being, just remember this point कि जो लो डेंसिटी का वाटर होता है वो ऊपर फ्लोट होता है, ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है। जो हायर डेंसिटी का वाटर होता है वो सिंक होता है एंड ये सब सरफेस करंट के फॉर्म में मूव होता है ओशन बॉटम के अलावा। समझ में आ रहा है? नाउ ये जो डेंसिटी होती है, ये डेंसिटी दो तीन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। फर्स्ट वी हैव इज द टेम्परेचर। This temperature is inversely proportional to the density। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी विल डिक्रीज। समझ में आ रहा है? सो ये जो पानी है, इस पानी का थर्मल एक्सपेंशन होता है। जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, तो इस इक्वेटोरियल रीजन में बिकॉज ऑफ द हायर टेम्परेचर, यहाँ पे पानी जो है वो पानी थर्मली एक्सपांड करता है। जब पानी एक्सपांड होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो उस केस में डेंसिटी वहां पे कम होती है। पोलर जो रीजन होता है, तो इस पोलर रीजन में टेम्परेचर जो होता है वो रिलेटिवली बहुत कम होता है।
तो पोलर रीजन में थर्मल कंट्रैक्शन होता है पानी का, तो उस केस में वहां पे डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो इक्वेटोरियल रीजन में लो डेंसिटी का वाटर होता है, पोलर रीजन में हाई डेंसिटी का वाटर होता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। अगेन density is a function of these three things: pressure, temperature and the salinity. Here we are discussing about only temperature. ठीक है? The next point, salinity. This salinity is directly proportional to the density because the dissolved salts make the sea water more denser than the pure water. जो salinity होती है, जितने ज्यादा salts dissolve होंगे उतनी salinity बढ़ेगी, जितनी ज्यादा salinity बढ़ेगी उतनी density water की ज्यादा होती है। जो प्योर वाटर होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, सलाइन वाटर की डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? देन उसके बाद प्रेशर, ये जो प्रेशर होता है ये प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के साथ साथ। जहां पे हाई प्रेशर होता है तो हाई प्रेशर के केस में कॉम्प्रेसिव इफेक्ट होता है पानी के ऊपर। जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है 25 to 35 के बीच में, जहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, तो इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर एयर सबसाइड होती है। हमने देखा था क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक है? इक्वेटर से एयर राइज होती है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के ऊपर 25 to 35 के बीच में सबसाइड होती है। जहां पे ये एयर सबसाइड होती है, सो देयर वी हैव द हाई प्रेशर। जहां पे हाई प्रेशर होता है तो पानी कंप्रेस किया जाता है। तो जब पानी कंप्रेस किया जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी विल इंक्रीज। समझ में आया? देन उसके बाद जहां पे लो प्रेशर होता है तो उस केस में एयर राइज होती है, हाई प्रेशर में एयर सबसाइड होती है, लो प्रेशर के एरिया में एयर राइज होती है। तो जहां पे एयर राइज होती है, जहां पे लो प्रेशर होता है, तो उस लो प्रेशर के केस में पानी के ऊपर का जो कॉम्प्रेसिव इफेक्ट होता है वो जीरो होता है। रादर यहाँ पे पानी थोड़ा सा एक्सपांड होता है क्योंकि टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, सो थर्मली एक्सपांड होता है पानी। तो इस केस में इक्वेटोरियल रीजन में जहां पे लो प्रेशर होता है वहां पे डेंसिटी रिलेटिवली कम होती है। समझ में आ रहा है? जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है, जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहां पे डेंसिटी रिलेटिवली कम होती है। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है? सो जो इक्वेटोरियल रीजन है, तो इस इक्वेटोरियल रीजन में लो डेंसिटी का वाटर होता है, पोलर रीजन में हाई डेंसिटी का वाटर होता है। एंड जो लो डेंसिटी का वाटर होता है ये फ्लोट करता है। एक्चुअल में ओशंस में मूवमेंट कैसी होती है देखो। जो इक्वेटोरियल रीजन है तो इस इक्वेटोरियल रीजन से जो लो डेंसिटी वाला वाटर है, ये लो डेंसिटी वाटर पोलर रीजन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है हॉरिजॉन्टल फ्लो के फॉर्म में, जो ओशनिक करंट्स के फॉर्म में होता है। ठीक है? तो ये जो लो डेंसिटी वाटर है ये पोलर रीजन में जाता है। पोलर रीजन में एज इट मूव्स टुवर्ड्स द पोलर रीजन, टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है वैसे वैसे उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। सो पोलर रीजन में जाके ये पानी सिंक होता है। एंड इसका कंपेंसेटरी करंट यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन में सब सरफेस करंट के फॉर्म में आता है। एंड ये जो पानी होता है ये पानी फिर से यहाँ पे अपवेल किया जाता है इक्वेटोरियल रीजन में ट्रेड विंड्स की वजह से। तो इस तरीके से सर्कुलेशन डेवलप होता है। इक्वेटोरियल रीजन से लो डेंसिटी का वाटर पोलर रीजन में जाता है एज अ सब सरफेस करंट। ठीक है? देन पोलर रीजन में जाने के बाद ये पानी सिंक होता है। देन उसका एक काउंटर करंट, कंपेंसेटरी करंट इक्वेटोरियल रीजन में आता है एज अ सब सरफेस करंट। एंड ये इक्वेटोरियल रीजन में फिर से ये अपवेल किया जाता है ट्रेड विंड्स की वजह से। तो इस तरीके से ओशंस में एक मूवमेंट भी फॉर्म होती है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। समझ में आ रहा है? ओशन करंट में हम उसको डिटेल में देखेंगे। फॉर टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जो लो डेंसिटी का वाटर होता है दैट फ्लोट्स एंड दैट मूव्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। एंड जो हाई डेंसिटी का वाटर होता है वो सब सरफेस करंट के फॉर्म में पोल टू इक्वेटर आता है। एंड इक्वेटोरियल रीजन में ये फिर से अपवेल होता है। समझ में आ रहा है? दिस इज अपवेलिंग एंड दिस इज डाउनवेलिंग। जो सिंकिंग होती है ओशनिक वाटर की, सो इट इज कॉल्ड एज अ डाउनवेलिंग। सो अपवेलिंग मतलब पानी ऊपर आता है, डाउनवेलिंग मतलब ये पानी सिंक होता है पोलर रीजन। सो ये जो सारी चीजें होती है ये सारी चीजें होती है बिकॉज ऑफ दिस डेंसिटी डिफरेंस। समझ में आ रहा है? क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? नक्की? Then next we have is a salinity. Now what is this salinity? Salinity is nothing but a total amount of solid material in grams contained in 1 kg of a sea water, and it is expressed as a part per thousand. This is the symbol of part per thousand. जैसे percentage होता है,
ठीक है, ये आउट ऑफ 100 होता है, राइट? सो हियर वी हैव द पीपीटी या पार्ट्स पर 1000. सो दिस इज द सिंबल ऑफ पार्ट्स पर 1000. ओशन वाटर की जो सैलिनिटी होती है, सैलिनिटी मतलब क्या? ये जो सैलिनिटी होती है, ये सैलिनिटी मतलब सिंपली ओशन वाटर में कितने अमाउंट के सॉल्ट्स डिसॉल्व फॉर्म में है. जितने ज्यादा सॉल्ट्स होंगे उतनी ज्यादा सैलिनिटी होती है. ये जो सैलिनिटी होती है, ये सैलिनिटी ओशन वाटर का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती है, क्योंकि इस सैलिनिटी के ऊपर ओशन वाटर में जो मरीन लाइफ होता है वो डिराइव किया जाता है. देयर आर सम मरीन ऑर्गेनिजम्स जिनकी सैलिनिटी की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होती है. फॉर एग्जांपल कोरल रीफ्स होते हैं, तो उनकी सैलिनिटी की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, 27 to 30 पार्ट्स पर 1000. ये एक स्पेसिफिक बैंड की रिक्वायरमेंट होती है. सो अलग अलग रीजन में जहाँ पे सैलिनिटी में वेरिएशन आता है, तो वहां पे मरीन लाइफ या मरीन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो मरीन प्लांट्स होते हैं, इवन फॉर दैट सेक, जो वेजिटेशन होता है, तो इस वेजिटेशन में भी हमें डिफरेंस दिखाई देता है. ठीक है, सो जैसा टेम्परेचर मरीन लाइफ को अफेक्ट करता है, मरीन वेजिटेशन को अफेक्ट करता है, सो सिमिलरली ये जो सैलिनिटी होती है, दैट आल्सो अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मरीन लाइफ एंड द वेजिटेशन. समझ में आ रहा है? ठीक है. नाउ ये जो सैलिनिटी होती है, ये जो salinity होती है, that salinity affects the freezing point, boiling point, and the density of the oceanic water. As the salinity goes on increasing, freezing point, boiling point, and the density of the ocean water goes on increasing. So this salinity is directly proportional to the freezing point, boiling point, and the density of the oceanic water. ठीक है, जितनी ज्यादा salinity होगी तो उस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी इंक्रीज होते चला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते चला जाता है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते चला जाता है, एंड उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती चली जाती है. समझ में आ रहा है? ओशंस में इफ यू लुक एट द significant या important salts, if you look at the number of salts, ocean में around 47 types के different salts होते हैं. Out of these 47 salts, there are 7 major salts जो इस प्रोपोर्शन में होते हैं. सबसे लार्जेस्ट या सबसे हाईएस्ट स्केल पे होता है सोडियम क्लोराइड, ऑलमोस्ट 78%. देन मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटेशियम सल्फेट 2.5%, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2. ठीक है, ये जो ओशन वाटर की सैलिनिटी होती है, ये सैलिनिटी किस वजह से होती है? यहाँ पे 2-3 मेजर सोर्सेस हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है लैंड. ठीक है, जब लैंड के ऊपर रेनफॉल होता है तो ये जो रेन वाटर होता है, ये रेन वाटर रिवर्स के थ्रू फाइनली ओशंस में एंटर करता है. लैंड का इरोजन होता है, लैंड का वेदरिंग होता है. वेदरिंग इरोजन के बाद जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन होते हैं, उनका डिसइंटीग्रेशन होता है. तो ये जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं रॉक में, तो वहां पे रॉक्स में जो अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, वो सॉल्ट्स पानी में डिसॉल्व होते हैं. ये जो डिसॉल्व सॉल्ट्स है, ये फाइनली रिवर्स में एंटर करते हैं, एंड ये जो रिवर्स होती है, ये रिवर्स फाइनली ओशंस में एंटर करती है. तो इफ यू लुक एट द सोर्स ऑफ द सॉल्ट्स, जो ओशंस में जो सोर्स सॉल्ट्स होते हैं, उनका आप सोर्स देखोगे तो वेदरिंग एंड जो इरोजन होता है लैंड का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स. रिवर्स का जो पानी ओशंस में आता है, तो इस रिवराइन वाटर के साथ साथ अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स होते हैं. ये जो सॉल्ट्स होते हैं, ये सॉल्ट्स पानी ओशन वाटर में ऐड किए जाते हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओशन वाटर के ऊपर कभी कभार वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो इन इरप्शन से भी कुछ मात्रा में सॉल्ट्स ऐड किए जाते हैं, क्योंकि जो लावा होता है, जो वोल्केनिक ऐश होती है, तो वो भी पानी में डिसॉल्व होती है. जो ओशन बॉटम के ऊपर जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो इन इरप्शन से भी लावा बाहर निकलता है, वोल्केनिक ऐश निकलती है. तो ये जो ऐश होती है, ये भी पानी में ऐड की जाती है, एंड वहां पे अलग अलग टाइप की न्यूट्रिएंट्स या जो सॉल्ट्स होते हैं, वो सॉल्ट्स ऐड किए जाते हैं. ठीक है, या कभी कभार जो मेटियर्स आते हैं, तो ये मेटियर्स जो एटमॉस्फेयर में बर्न होते हैं, तो उस केस में वो ऐश में कन्वर्ट होती है, मेटेरिक डस्ट फॉर्म होती है, ये मेटेरिक ऐश फॉर्म होती है. ये मेटेरिक डस्ट भी कभी कभार ओशंस में गिरती है, एंड यहाँ पे सॉल्ट्स और ऐड किए जाते हैं. बट मेजर जो सॉल्ट का सोर्स है वो है लैंड. ठीक है, इफ यू लुक एट द अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन द ओशन, इमेजिन करो कि ओशंस में से सारे सॉल्ट्स हमने निकाल दिए,
तो उस केस में ओशन वाटर का जो लेवल है, ये जो वाटर लेवल है, इट विल ड्रॉप बाय 13 मीटर्स। इतने ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट है ओशन में, एंड ये जो सॉल्ट है ये दिन ब दिन इंक्रीज होते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि दिन ब दिन रिवर जो है वो रिवर्स इन सॉल्ट को ऐड करते चले जा रहे हैं ओशन वाटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर? सो ये जो सैलिनिटी होती है, तो इस सैलिनिटी में हमने देखा था कि मेजर जो सॉल्ट्स आते हैं वो रिवराइन वाटर से साथ ऐड किए जाते हैं। बट इफ यू लुक एट द कंपोजिशन ऑफ रिवराइन वाटर एंड द सी वाटर, तो सी वाटर में जो मेजर सॉल्ट होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। बट रिवर वाटर में जो मेजर सॉल्ट होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट। ऑलमोस्ट 70% कैल्शियम सल्फेट होता है रिवराइन वाटर में। बट जब ये रिवर का पानी ओशंस में जाता है, तो व्हाट अबाउट दिस कैल्शियम? ये कैल्शियम जाता कहाँ है? क्योंकि कैल्शियम सल्फेट का जो परसेंटेज है ये ड्रास्टिकली कम होता है यहाँ पे, ठीक है। मेजर जो सॉल्ट बनता है वो होता है ऑलमोस्ट 78% होता है सोडियम क्लोराइड। सो ऐसा बोला जाता है या ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये जो कैल्शियम ऐड किया जाता है रिवर के पानी के साथ साथ, ये कैल्शियम मरीन ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। तो ये जो कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम मरीन ऑर्गेनिजम्स की वजह से यूज किया जाता है मेटाबॉलिज्म में, एंड दैट्स द रीजन ये जो कैल्शियम होता है ये कैल्शियम ड्रास्टिकली कम होता है ओशन वाटर में, एंड सोडियम क्लोराइड जो है वो नेचुरली फिर इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? देन ये जो सैलिनिटी होती है, तो इस सैलिनिटी के ऊपर अलग अलग टाइप के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव इज इवेपोरेशन। ये जो इवेपोरेशन होता है, ये इवेपोरेशन सैलिनिटी को इंक्रीज करता है। दिस इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सैलिनिटी। जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, जहां पे जितना ड्राई क्लाइमेट होता है, तो उस केस में वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होती है। प्रिसिपिटेशन जो है, प्रिसिपिटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सैलिनिटी, क्योंकि प्रिसिपिटेशन के केस में प्योर वाटर ऐड किया जाता है, ठीक है। जब प्योर वाटर ऐड किया जाएगा तो ऑब्वियसली सैलिनिटी विल ड्रॉप। समझ में आ रहा है? The regions having more precipitation and less evaporation, for example equator, वहां पे salinity relatively कम होती है। But if you look at the tropics के region में evaporation ज्यादा होता है but precipitation कम होता है। तो उस केस में compared to the equator, tropics के region में maximum salinity रिकॉर्ड की जाती है। समझ में आ रहा है? If you compare the ट्रॉपिक्स के केस में क्या होता है? देखो, ट्रॉपिक्स के केस में पहली बात तो हाई प्रेशर बेल्ट होता है, तो ट्रॉपिकल रीजन में हाई प्रेशर बेल्ट होने की वजह से वहां पे रेनफॉल कम होता है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, रेनफॉल कम है इसका मतलब क्लाउड कवर कम है, क्लाउड कवर कम है इसका मतलब इंसोलेशन वहां पे ज्यादा होगा, पानी का इवेपोरेशन ज्यादा होता है। सो ट्रॉपिकल रीजन में इवेपोरेशन इज हायर एंड रिलेटिवली लोअर रेनफॉल होता है, तो वहां पे सैलिनिटी मैक्सिमम होती है। अर्थ के ऊपर की जो मैक्सिमम सैलिनिटी होती है वो रिकॉर्ड की जाती है 20 to 40 डिग्री नॉर्थ इन लैटिट्यूड्स के बीच में, ठीक है। जो 20 to 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूडनल बेल्ट है वहां पे मैक्सिमम सैलिनिटी रिकॉर्ड की जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है एंड प्रेसिपिटेशन कम होता है। इफ यू कंपेयर इट विद द इक्वेटर, इक्वेटोरियल रीजन में भले यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा हो, बट मोर देन द रेनफॉल, या भले यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो, सॉरी, बट मोर देन द टेम्परेचर यहाँ पे रेनफॉल भी होता है। तो इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है कि रेनफॉल ज्यादा होता है एंड रिलेटिवली इवेपोरेशन कम होता है। क्यों? क्योंकि क्लाउड कवर होता है। सो इक्वेटोरियल रीजन में क्लाउड कवर होता है, तो इसकी वजह से इवेपोरेशन पानी का कम होता है, क्लाउड्स की वजह से प्रेसिपिटेशन होता है, एंड इस वजह से यहाँ पे सैलिनिटी रिलेटिवली कम होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है। द नेक्स्ट, इनफ्लक्स ऑफ वाटर। Even though these rivers bring numerous amount of salts to the ocean, but more than the salts, here comes the water, and which is a pure water. भले ये जो रिवर्स होते हैं, ये रिवर्स सॉल्ट्स को ओशंस में लाते हैं, बट मोर देन द सॉल्ट्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली फ्रेश वाटर भी लाया जाता है। समझ में आ रहा है? So that's the reason कि जहाँ पे रिवर्स का माउथ होता है, तो रिवर एंड माउथ में सैलिनिटी रिलेटिवली कम होती है, क्योंकि रिवर एंड वाटर जो होता है वो प्योर वाटर होता है। तो इस प्योर वाटर की वजह से या इसमें फ्रेश वाटर होने की वजह से, फ्रेश वाटर की वजह से ये जो सैलिनिटी होती है ये सैलिनिटी कम होती है। समझ में आ रहा है? इफ यू कंपेयर मेडिटेरेनियन सी विद द ब्लैक सी, ये जो ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी ऑलमोस्ट एक दूसरे के पास में है,
ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड पे है, बट स्टिल मेडिटेरियन रीजन में जो सैलिनिटी होती है वो रिलेटिवली ज्यादा होती है कंपेयर टू द ब्लैक सी। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लैक सी है, इस ब्लैक सी में बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स आके एम्प्टी होते हैं, ठीक है। सी here we have the Black Sea and here we have the Mediterranean Sea. Almost दोनों भी पास में है, but still this Mediterranean region, Mediterranean Sea records higher salinity than the Black Sea. क्यों? क्योंकि ये जो Black Sea होता है, तो इस Black Sea में डैन्यूब, नेपियर, मिस्टर, ये जो बड़े बड़े रिवर्स आते हैं यूरोप से, ये यहाँ पे एम्प्टी होते हैं। रिलेटिवली ये जो मेडिटेरेनियन सी होता है, तो इस मेडिटेरेनियन सी में रिवर का जो इन्फ्लक्स होता है वो कम होता है। जो मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे जो आने वाले रिवर्स उनका नंबर रिलेटिवली कम है। इफ यू कंपेयर इट विद द ब्लैक सी में बड़े बड़े रिवर्स आते हैं। डैन्यूब रिवर होती है जो ऑलमोस्ट 8 कंट्रीज से फ्लो होती है, बहुत सारे कंट्रीज से फ्लो होती है यूरोप से, ठीक है। फिर उसके बाद नेपियर रिवर होती है, निस्टर रिवर होती है, और दैट्स लाइक यहाँ पे जो कैस्पियन है, तो कैस्पियन में वोल्गा रिवर आती है, ये भी यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। जितना ज्यादा रिवराइन इन्फ्लक्स होता है तो उतनी कम सैलिनिटी होती है। समझ में आ रहा है? क्लियर? ये बात क्लियर है? ठीक है। Then next, atmospheric pressure and the wind. See, atmospheric pressure जो होता है, तो इस atmospheric pressure की वजह से रेनफॉल पैटर्न चेंज होता है। जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहां पे ड्राई कंडीशंस होती है, जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहां पे रेनफॉल होता है ऑब्वियसली। तो जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहां पे रेनफॉल होता है, इसका मतलब यहाँ पे सैलिनिटी कम होती है, क्योंकि रेनफॉल में फ्रेश वाटर ऐड किया जाता है। ये बात समझ में आ रही है? जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहां पे ड्राई कंडीशंस होती है। फॉर एग्जांपल 20 to 30 डिग्रीज ऑफ द लैटिट्यूड जो है, जहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है। तो हाई प्रेशर मतलब ड्राई कंडीशंस, ड्राई कंडीशंस मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है, तो वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? क्लियर? ये बात क्लियर है? देन उसके बाद जो लो प्रेशर होता है, तो उस लो प्रेशर में रेनफॉल होता है, ठीक है। जहां पे लो प्रेशर है वहां पे रेनफॉल ज्यादा है। रेनफॉल ज्यादा है इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रेश वाटर का एडिशन है वो ज्यादा होता है। जब रेन वाटर ऐड किया जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पे सैलिनिटी विल डिक्रीज। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है। देन सेकेंडली, विंड्स, ऑनशोर विंड्स का रीजन होता है तो वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होती है कोस्टल रीजन में। द रीजन्स ऑफ ऑनशोर विंड्स रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर सैलिनिटी। क्यों? क्योंकि जो ऑनशोर विंड्स होते हैं, ऑनशोर विंड्स मतलब क्या? जो कॉन्टिनेंट वर्ड्स आते हैं, ओशन टू कॉन्टिनेंट जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब ऑनशोर विंड्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, ऊपर का जो वार्म सलाइन वाटर होता है ये कॉन्टिनेंट के कोस्टल रीजन में ये पाइल अप करते हैं। समझ में आ रहा है? जो ऑनशोर विंड्स होते हैं, ये ऑनशोर विंड्स क्या करते हैं, अपर जो वार्म वाटर होता है, ये सलाइन वाटर भी होता है, ये जो सलाइन वार्म वाटर होता है इसको पाइल अप करते हैं अलोंग द कोस्ट। तो जहां पे ऑनशोर विंड्स होते हैं तो ऑनशोर विंड्स के केस में यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? एंड जहां पे ऑफशोर विंड्स होते हैं तो वहां पे कोल्ड वाटर का अपवेलिंग होता है। जो ऑफशोर विंड्स होते हैं, ऑफशोर विंड्स मतलब क्या? कॉन्टिनेंट टू ओशन। जब ऑफशोर विंड होते हैं, कॉन्टिनेंट टू ओशन विंड होते हैं, तो उस केस में ये विंड्स क्या करते हैं, अपर रीजन का जो मोर सलाइन एंड वार्म वाटर होता है वो डिफ्लेक्ट किया जाता है। जब सलाइन वाटर डिफ्लेक्ट किया जाता है तो उसकी जगह पे लेस डेंसिटी का, सॉरी लो सैलिनिटी का जो कोल्ड वाटर होता है वो ऊपर आता है। यहाँ पे सैलिनिटी कम होती है। So the regions of offshore winds will record relatively lower salinity than the onshore wind region. समझ में आ रहा है? थोड़ा शांत कर सकते। सॉरी, कशामध्ये? नाही, सॅलिनिटी वाढत जाते. सॅलिनिटी ओशन्स मध्ये वाढतच जाते कारण दरवर्षी 100 झाड होत जातं. काय काय
हे आपण ऍव्हरेज तसं विचार केला तर कोस्टल रीजन्स जो होते हैं सी के या ओशंस के, वहां पे सैलिनिटी में फ्लक्चुएशन होता है क्योंकि कंटिन्यूसली वाटर यहाँ पे ऐड किया जाता है। बट जब आप सेंट्रल पोर्शन देखोगे तो वहां पे वो सैलिनिटी मोर और लेस स्टेबल होती है। समझ में आ रहा है? जो वेरिएशन आता है वो कोस्टल रीजन में आता है। Oh, but density is a function of three things: temperature, pressure, and the salinity. Here we are talking about the salinity of the water. भले वो जो नीचे का जो वाटर है वो भले डेंस है, but more than that यहाँ पे we are discussing about the distribution of salinity. ठीक है, don't confuse it with the density and the salinity. सी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है: टेम्परेचर, प्रेशर एंड सैलिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो अपर सेगमेंट में जो वार्म वाटर होता है, तो इस वार्म वाटर में इवेपोरेशन होता है। तो ये जो सरफेस वाटर होता है इसमें इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन ज्यादा मतलब यहाँ पे सॉल्ट ज्यादा होते हैं, तो सॉल्टी वाटर डिफ्लेक्ट किया जाता है ऑफशोर विंड्स की वजह से, एंड नीचे का लेस सॉल्टी जो वाटर होता है, भले ये कोल्ड हो, ये अपवेल होता है, एंड यहाँ पे सैलिनिटी डिक्रीज होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इफ यू लुक एट दिस गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड कैलिफोर्नियन गल्फ या गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, तो यहाँ पे देखो ये जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है, दिस इज अ गल्फ ऑफ मेक्सिको, एंड जस्ट नेक्स्ट टू इट हियर वी हैव द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। एकदम बगल बगल में नहीं, एकदम पास में, बट स्टिल यहाँ पे हमें यहाँ पे सैलिनिटी में वेरिएशन दिखाई देता है। ठीक है, गल्फ ऑफ मेक्सिको का जो रीजन है, इट्स अ रीजन ऑफ ऑनशोर विंड्स, तो यहाँ पे रिलेटिवली ज्यादा सैलिनिटी रिकॉर्ड की जाती है। बट इफ यू लुक एट द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये ऑफशोर विंड्स के रीजन में आता है, तो यहाँ पे रिलेटिवली कम सैलिनिटी रिकॉर्ड की जाती है, भले ये ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड है। समझ में आ रहा है? सो जो ऑनशोर विंड्स के रीजन होते हैं, तो उस कोस्टल रीजन में सैलिनिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ मेक्सिको, जहां ऑफशोर विंड्स का रीजन होता है, तो वहां पे कोल्ड वाटर अपवेल होता है, लेस सलाइन वाटर अपवेल होता है, एंड यहाँ पे सैलिनिटी जो होती है वो रिलेटिवली कम होती है। फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। समझ में आ रहा है? ठीक है, देन ओशन करंट्स। अब ये जो ओशन करंट्स होते हैं, ओशन करंट्स आर व्हाट? they fall into soil, and they stay the river water, and then the mushroom ocean. So when we study instead of river, this inverted the mushroom to side. वही आपको मैंने बताया था कि भले रिवर के साथ साथ सॉल्ट्स ऐड किए जा रहे हैं, बट मोर देन द सॉल्ट्स यहाँ पे फ्रेश वाटर आ रहा है। इफ यू कंपेयर द अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स एंड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, विच वन इज हायर या विच वन इज लार्जर? ऑब्वियसली फ्रेश वाटर ज्यादा होता है। तो जब आप ज्यादा फ्रेश वाटर डालोगे, सॉल्ट्स आ रहे हैं, आई एग्री, बट सॉल्ट्स जो है वो सॉल्ट्स कंटिन्यूसली ऐड हो रहे हैं। ऑलरेडी ओशंस के भी सॉल्ट, ओशंस में भी सॉल्ट्स होते हैं। समझ में आ रहा है? सो मोर देन द सॉल्ट्स यहाँ पे फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स होता है। समझ में आ रहा है? या मेजर जो सॉल्ट ऐड किए जाते हैं वो लैंड से ही आते हैं, देन उसके बाद जो भी कुछ वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं ओशन बॉटम के ऊपर वहां से, बट मेजर जो सॉल्ट आते हैं वो लैंड से ही। समझ में आ रहा है? ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भले ये इन्फ्लक्स ऑफ वाटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है, सॉल्ट तो ऐड हो रहे हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट मोर देन द सॉल्ट यहाँ पे फ्रेश वाटर ऐड किया जाता है। सो दैट्स द रीजन वर्ल्ड में जो बड़े बड़े रिवर्स है, अमेज़न, नाइल, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनका जो माउथ है, तो वहां पे सैलिनिटी रिलेटिवली कम होती है क्योंकि फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स कंटिन्यूअसली होता है। ठीक है, देन ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होते हैं? ओशन करंट्स मतलब ओशन सरफेस के ऊपर जब ओशन वाटर स्पेसिफिक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक स्पीड में कंटिन्यूअसली मूव करता है, सो इट इज कॉल्ड एज ओशनिक करंट्स। ये ओशनिक करंट्स दो टाइप के होते हैं, वार्म ओशनिक करंट्स एंड कोल्ड ओशनिक करंट्स। वार्म जो ओशनिक करंट्स होते हैं, ये वार्म ओशनिक करंट्स इक्वेटोरियल वार्म वाटर पोलर रीजन में लेके जाते हैं। तो वी कैन से कि इक्वेटोरियल हाई सैलिनिटी वाटर पोलर रीजन में डिफ्लेक्ट किया जाता है, जो पोलर रीजन का जो कोल्ड वाटर होता है, ये कोल्ड वाटर इक्वेटोरियल रीजन में आता है। पोलर रीजन में जो आइसबर्ग्स होते हैं या जो ग्लेशियर्स होते हैं,
जब ये मेल्ट होता है तो ये जो मेल्ट वाटर होता है तो ये मेल्ट वाटर फ्रेश वाटर होता है। सो पोलर रीजन में सरफेस के ऊपर जब ये मेल्ट वाटर ऐड किया जाता है तो उस केस में यहाँ पे सैलिनिटी रिलेटिवली कम होती है। तो उस केस में क्या होता है कि जो सरफेस वाटर होता है ये लो सैलिनिटी का सरफेस वाटर पोलर रीजन से लेके इक्वेटोरियल रीजन में आता है। एंड इक्वेटोरियल रीजन का जो वार्म वाटर होता है ये वार्म करंट्स के फॉर्म में ये हायर सैलिनिटी का जो वाटर होता है वो पोलर रीजन में जाता है। तो इस वजह से जो सैलिनिटी होती है ओशंस में वो भी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। समझ में आ रहा है? इक्वेटोरियल रीजन का जो वार्म सलाइन वाटर होता है ये वार्म सलाइन वाटर पोलर रीजन में डिफ्लेक्ट किया जाता है ओशन करंट्स के फॉर्म में। ठीक है? एंड पोलर रीजन का जो लेस सलाइन वाटर होता है, लेस सलाइन वाटर क्यों होता है? क्योंकि जो सरफेस वाटर होता है वहां पे जब मेल्ट वाटर कलेक्ट होता है, जब आइसबर्ग्स मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, तो ये जो मेल्ट वाटर होता है वो सरफेस वाटर होता है, लेस डेंसिटी का वाटर होता है। तो ये लेस डेंस वाटर कोल्ड करंट्स के फॉर्म में इक्वेटर पे आता है। एंड इस तरीके से ये जो ओशन करंट्स होते हैं तो इन ओशन करंट्स की वजह से सैलिनिटी जो होती है वो सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सरफेस के ऊपर। समझ में आ रहा है? ठीक है? सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। समझ में आ रहा है? ठीक है? ओशन करंट टॉपिक मी शिकवणार आहे पुढे। ठीक है? ओशन करंट जो होते हैं, ओशन करंट्स दो टाइप के होते हैं, वार्म एंड कोल्ड। वार्म ओशनिक करंट जो होते हैं वो इक्वेटोरियल वार्म मोर सलाइन वाटर जो होता है वो पोलर रीजन में लेके जाता है। जो पोलर रीजन का जो कोल्ड वाटर होता है इसकी सैलिनिटी रिलेटिवली कम होती है। सैलिनिटी क्यों कम होती है? क्योंकि मेल्ट वाटर होता है। तो ये मेल्ट वाटर कोल्ड करंट्स के फॉर्म में इक्वेटर पे आता है। तो इस तरीके से ये सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। देन नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। The average salinity in the oceans and the seas is 35 parts per thousand. ठीक है? इक्वेटोरियल जो रीजन है तो दिस इक्वेटोरियल जोन वहां पे रिलेटिवली लो सैलिनिटी होती है ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल। जो इक्वेटोरियल रीजन होता है जैसे मैंने आपको बताया था वहां पे टेम्परेचर भी रिलेटिवली कम होता है कंपेयर टू द ट्रॉपिक्स, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड कवर होता है, रेनफॉल होता है। सो बिकॉज ऑफ द रेनफॉल यहाँ पे सैलिनिटी जो होती है वो रिलेटिवली कम होती है। ठीक है? इफ यू लुक एट द ट्रॉपिकल जोन जो 20 to 30 के बीच में आता है तो इस ट्रॉपिकल जोन में इट रिकॉर्ड्स द मैक्सिमम सैलिनिटी ड्यू टू लो रेनफॉल एंड हाई इवेपोरेशन। ओशंस की जो मैक्सिमम सैलिनिटी होती है वो रिकॉर्ड की जाती है 20 to 40 डिग्री नॉर्थ ईस्ट लैटिट्यूड के बीच में एंड विच इज 37 पार्ट्स पर थाउजेंड। समझ में आ रहा है? मैंने आपको बताया था इक्वेटोरियल रीजन में मैक्सिमम सैलिनिटी नहीं होती क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेनफॉल होता है। और जो ट्रॉपिकल रीजन होता है 20 to 30 के बीच में तो उस रीजन में हाई टेम्परेचर होता है एंड लो रेनफॉल होता है। तो वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है एंड रेनफॉल कम होता है। तो उस केस में मैक्सिमम सैलिनिटी वहां पे रिकॉर्ड की जाती है। अर्थ के ऊपर की जो मैक्सिमम सैलिनिटी है वो मिलती है 20 to 40 डिग्रीज नॉर्थ के बीच में एंड वो है 37 पार्ट्स पर थाउजेंड। समझ में आ रहा है? देन टेम्परेट जो जोन है वहां पे रिलेटिवली लो सैलिनिटी होती है कंपेयर टू द ट्रॉपिक्स, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली कम होता है, इवेपोरेशन रिलेटिवली कम होता है। समझ में आ रहा है? देन उसके बाद सब पोलर एंड पोलर जोन, इस रीजन में मिनिमम सैलिनिटी रिकॉर्ड की जाती है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ मेल्ट वाटर। जो पोलर एंड सब पोलर जोन होता है तो पोलर एंड सब पोलर जोन में कंटिन्यूअसली मेल्ट वाटर ऐड किया जाता है। सो बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ दिस मेल्ट वाटर जो सैलिनिटी होती है वो वहां पे मिनिमम हमें दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। क्लियर? ठीक है? देन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, इसको ड्रॉ करो ये डायग्राम।
नेक्स्ट लेक्चर में एटलास कैरी करो. Let's start with the Indian geography. So we'll have a mapping first, and then we'll discuss the physiographic divisions वगैरह सारी चीजें. ओशन बिन गेले Oh, आणि मग त्याच्यामुळे कोल्ड वॉटर अपकमिंग होते. कोल्ड वॉटर इज मोर डेन्स इन सलाइड मोर again this. इन्हीं तेज इस चलो तो इन्हीं तो जाते हैं शांत कि density is not a function of salinity only. It's the function of temperature, pressure, and the salinity. तो इससे ये density define की जाती है. अब temperature के केस में consider करोगे तो warm water is less dense, cold water is more dense. But density ocean water की जो density होती है सिर्फ temperature के ऊपर define नहीं की जाती. ठीक है? So next we have is the vertical distribution of salinity. The salinity at the surface increases by the loss of water to the evaporation, or it decreases by the input of fresh water. ठीक है? Density में जो variation आता है, ये variation surface के ऊपर ही होता है. क्यों? क्योंकि ocean water का जो surface होता है, वहाँ पे either salinity add की जाती है या salinity वहाँ से निकाली जाती है. ठीक है? ये कैसे होता है? Salinity at the surface increases by the loss of water to the evaporation. तो यहाँ पे salinity increase होती है. जब ओशन सरफेस के ऊपर जब फ्रेश वाटर आके गिरता है या रिवरइन वाटर जब आके गिरता है तो उस केस में सैलिनिटी विल डिक्रीज. तो सरफेस वाटर के ऊपर ही सैलिनिटी का वेरिएशन हमें दिखाई देता है. जैसे जैसे हम ओशंस के नीचे चले जाते हैं, एज वी मूव डाउन फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम, तो ये जो वेरिएशन आता है, ये वेरिएशन धीरे 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 कम होते चला जाता है. समझ में आ रहा है? The salinity at the depth is very much fixed because there is no way that water is lost because of the evaporation or the salt is added because of the reverse. ठीक है? So ये जो addition और the deletion होता है salts का, ये एक्चुअल में सरफेस के हिस्से में ही होता है. जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं at a certain depth, ये जो salinity होती है ये almost same रहती है. समझ में आ रहा है? So मेजर जो वेरिएशन आपको दिखाई देता है वो अपर सेक्शन में दिखाई देता है ओशन से. समझ में आ रहा है? The lower salinity water rests above the higher salinity dense water. जो मैंने आपको बताया था कि जो लो डेंसिटी का वाटर होता है वो फ्लोट होता है एंड वो इक्वेटर टू पोलर रीजन में जाता है. पोलर रीजन में ये पानी सिंक होता है एंड ये हाई डेंसिटी का वाटर पोल्स टू इक्वेटर आता है एज अ सब सरफेस करंट एंड इक्वेटोरियल रीजन में ये फिर से अपवेल होता है. तो इस तरीके से ये ओशंस में सर्कुलेशन कंटिन्यूसली होता है. समझ में आ रहा है? Now, salinity increases with the depth and there is a distinct zone called as a halocline where salinity changes sharply. See, अब ये जो salinity है, तो इस salinity में हमें अलग-अलग region में variation दिखाई देती है. जो tropical region है, तो इस tropical region में salinity high होती है surface के ऊपर. Then उसके बाद salinity होती है equator के ऊपर and सबसे least salinity होती है हाई लैटिट्यूड्स के ऊपर. जो ट्रॉपिकल रीजन होता है तो इस ट्रॉपिकल रीजन के केस में सी टेम्परेचर में जिस तरीके से वेरिएशन दिखाई देता है, कांस्टेंट वेरिएशन आता है. टेम्परेचर के केस में कैसे था? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने देखा था तो टेम्परेचर के केस में क्या हो रहा था कि एज वी मूव फ्रॉम सरफेस टू द सेंटर, सरफेस टू द बॉटम, तो उस केस में टेम्परेचर कंटिन्यूअसली गोज ऑन डिक्रीजिंग. ट्रॉपिक्स में भी, टेम्परेट जोन में भी एंड पोलर रीजन में भी. बट यहाँ पे थोड़ी सी केस जो होती है वो अलग होती है. समझ में आ रहा है? सैलिनिटी का जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टेम्परेचर की तरह नहीं होता. कुछ रीजन में डेप्थ वाइज सैलिनिटी इंक्रीज होती है. फॉर एग्जांपल पोलर रीजन. अब ये क्यों? विल डिस्कस दैट. सी, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, वी नो दैट कि ट्रॉपिकल रीजन में, दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन जो येलो कलर से मार्क्ड है. तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, तो इस ट्रॉपिकल रीजन में सरफेस के ऊपर सैलिनिटी हाई होती है क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है एंड प्रेसिपिटेशन कम होता है. तो यहाँ पे हाई सैलिनिटी होती है. ट्रॉपिकल रीजन में एज वी मूव फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम, तो ये जो सैलिनिटी होती है ये कंटिन्यूअसली कम होते चली जाती है. एंड जिस रेंज में या जिस जोन में ये रैपिडली डिक्रीज होती है, सो दिस जोन इज कॉल्ड एज द हैलोक्लाइन. इसे थर्मोक्लाइन था.
थर्मोक्लाइन इज व्हाट, जहां पे टेम्परेचर जो होता है वो रैपिडली चेंज होते जाता है डेप्थ वाइज, सो इट इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन. समझ में आ रहा है? सिमिलरली हियर वी हैव द हैलोक्लाइन. नाउ लुक एट द इक्वेटर. इक्वेटोरियल रीजन में सरफेस जो सैलिनिटी होती है वो रिलेटिवली ट्रॉपिक से कम होती है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में कंटिन्यूसली रेनफॉल होता है. इक्वेटोरियल रीजन में रेनफॉल होता है, तो इसकी वजह से जो सरफेस सैलिनिटी होती है वो सरफेस सैलिनिटी ट्रॉपिकल रीजन से कम होती है. तो उस केस में इक्वेटोरियल रीजन में जैसे जैसे आप नीचे चले जाते हो तो वैसे वैसे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ सैलिनिटी विद द डेप्थ ये रिलेटिवली कम होता है, ये कम होती है. ट्रॉपिकल रीजन में सरफेस पे ज्यादा सैलिनिटी है. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. ट्रॉपिकल जो जोन है तो इस ट्रॉपिकल जोन में सरफेस पे सैलिनिटी ज्यादा है एट अ सर्टेन डेप्थ. एक सर्टेन डेप्थ के बाद ये सैलिनिटी ऑलमोस्ट सेम बनती है. तो ये जो जोन है, ये जो थर्ड वाला जोन है, तो इस जोन में सैलिनिटी अब इक्वल होती चली जाती है. समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, जो ट्रॉपिकल रीजन में सरफेस सैलिनिटी ज्यादा है, देन उसके बाद ये धीरे 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 कम होती चली जाती है. तो यहाँ पर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ सैलिनिटी जो है वो इक्वेटर से रिलेटिवली ज्यादा होता है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर सरफेस पे सैलिनिटी रिलेटिवली कम है ट्रॉपिक्स के कंपैरिजन में. तो रेट ऑफ डिक्रीज जो है इक्वेटर पे वो कम है कंपेयर टू ट्रॉपिक्स. रेट ऑफ डिक्रीज कैसे फाइनलाइज करते हैं हम? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस. जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ डिक्रीज ज्यादा होता है. तो अब यहाँ पे देखो, ट्रॉपिकल रीजन में ऑलरेडी हाई सैलिनिटी है. इस केस में आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे लो सैलिनिटी है, यहाँ पे हाई सैलिनिटी है, यहाँ पे लो सैलिनिटी है. सो कहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज ज्यादा है? ट्रॉपिक्स में. क्योंकि ये जो हाई एंड लो है इसमें डिफरेंस ज्यादा आता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में सरफेस के ऊपर सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द ड्रायर क्लाइमेट. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. सो दिस इज द केस विद इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक्स. व्हाट अबाउट पोल्स? पोल्स के रीजन में क्या होता है? देखो, पोल्स के रीजन में सरफेस के ऊपर सैलिनिटी रिलेटिवली कम होती है. क्यों? क्योंकि सरफेस के ऊपर मेल्ट वाटर ऐड किया जाता है. सो उस मेल्ट वाटर के ऊपर सरफेस पे सैलिनिटी लो होती है. जैसे जैसे आप नीचे चले जाते हो तो ये सैलिनिटी इंक्रीज होती चली जाती है. इक्वेटर पे एंड पोलर, इक्वेटर पे एंड ट्रॉपिक्स पे एज वी मूव डाउन सैलिनिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. बट पोल्स के केस में या पोलर रीजन के केस में जैसे जैसे आप नीचे चले जाते हो तो उस केस में सैलिनिटी स्लाइटली इंक्रीज होते चली जाती है. ये स्लाइटली इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि सरफेस के ऊपर मेल्ट वाटर आता है. इस मेल्ट वाटर की वजह से फ्रेश वाटर ऐड किया जाता है. जब फ्रेश वाटर होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे सैलिनिटी विल डिक्रीज. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, डन. सो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है सैलिनिटी का, ये टेम्परेचर से अलग होता है. टेम्परेचर जो होता है वो डेप्थ वाइज डिक्रीज ही होते चला जाता है. बट सैलिनिटी के केस में ये डिक्रीज होती है सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर पे एंड ट्रॉपिक्स पे. बट इन द केस ऑफ पोल्स इट गोज ऑन इंक्रीज. समझ में आ रहा है? ठीक है. The increasing salinity of the seawater causes its density to increase. The high salinity seawater generally sinks below the lower salinity water. ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है. जो लो सैलिनिटी का जो वाटर होता है, जो लो लेस डेंस वाटर होता है वो फ्लोट करता है. जो हाई सैलिनिटी का जो वाटर होता है वो डेंस होता है, वो नीचे सिंक होता है एंड ये सब सरफेस करंट के फॉर्म में ये फ्लो होने लगता है. ठीक है. हाँ, चलेगा. What about temperature? क्योंकि सैलिनिटी एक फैक्टर से नहीं डिफाइन की जाती ना. It's not because of the addition of the fresh water or the removal of the fresh water. It's because of the temperature also. तो इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होता है. डन. ठीक है. The next we have is the ocean currents. Now what are these ocean currents? जो ocean current होता है, ocean currents मतलब ocean surface के ऊपर जब definite direction में and definite speed से ocean water rivers की तरह continuously specific direction में move करते रहता है. So that thing is called as the currents. ठीक है. ये जो currents होते हैं, ये currents important role play करते हैं अर्थ के ऊपर.
अलग अलग चीजें इन करंट्स की वजह से होती है, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में भी हमने इनका रेफरेंस देखा था, जो ग्लोबल हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है या जो लैटिट्यूडनल हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को ये करंट जो होते हैं, ये करंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले वहां पे करते हैं। जो लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस हमने देखा था, if you remember, हीट बजट के बाद मैंने आपको बताया था कि 40 डिग्रीज के बियॉन्ड एनर्जी डेफिसिट होता है, तो वो डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए, उसको फिल करने के लिए इक्वेटोरियल रीजन का जो वार्म वाटर होता है, ये पोलर रीजन में आना, समझ में ना। ये जो ओशन करंट होता है, ये ओशन करंट्स दो तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। बेस्ड ऑन टेम्परेचर देयर आर टू टाइप्स, वार्म एंड कोल्ड। बेस्ड ऑन देयर स्पीड, वो तीन टाइप के होते हैं, ड्रिफ्ट, करंट्स एंड द स्ट्रीम्स, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द स्पीड या वेलोसिटी, there are three types: drifts, currents and the stream. And based on temperature, there are two types: warm oceanic currents and cold oceanic currents. Now what are these drifts? Drifts जो होते हैं, drifts is nothing but a forward movement of the surface water of the ocean under the influence of the prevailing wind. जो prevailing wind होता है या जो wind ocean surface के ऊपर से continuously blow करता है, तो इस wind की वजह से जो ओशन सरफेस का वाटर होता है वो ड्रिफ्ट किया जाता है विंड के डायरेक्शन में। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट्स जो होते हैं उनकी वेलोसिटी सबसे कम होती है, ठीक है। सो दिस इज ड्रिफ्ट। फॉर एग्जांपल नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो वेस्टर्लीज की वजह से नॉर्थ अटलांटिक में फॉर्म होते हैं, ठीक है। इट्स अ एक्सटेंशन गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज अ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, जो सदर्न हेमिस्फीयर में पोल्स के अराउंड कंटिन्यूअसली मूव करती है। मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, डोंट वरी। ड्रिफ्ट इज व्हाट? ड्रिफ्ट मतलब जब ओशन सरफेस से कंटिन्यूअसली विंड्स ब्लो करते हैं, सो बिकॉज ऑफ द ड्रैग ऑफ विंड्स, ये जो विंड्स का ड्रैग होता है, तो इस विंड्स के ड्रैग की वजह से सरफेस का जो वाटर होता है वो कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट, ठीक है। देन कम्स द करंट। Current is what? It is the movement of the oceanic water in a definite path and the direction with the greater velocity than the drifts. So it is called as the current. ड्रिफ्ट से ज्यादा उनकी वेलोसिटी होती है, उनकी डायरेक्शन जो होती है ये मोर और लेस फिक्स्ड होती है, उनका पाथ भी मोर और लेस फिक्स्ड होता है। सो इट इज कॉल्ड एज द करंट्स, समझ आ रहा है। एंड देन कम्स द स्ट्रीम. इट इज द मूवमेंट ऑफ नेचुरल मास ऑफ ओशन वाटर like the big rivers of the continents in a different direction with a greater velocity than the drifts and the currents. समझ में आ रहा है। For example, Gulf Stream, it's a stream because ये बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करती है, so it is called as a stream. समझ में आ रहा है। Now, ये जो ओशंस होते हैं, तो इन ओशंस के ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके ओरिजिन के ऊपर या उनके मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। इस साल के मेंस का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट, the factors relating to the Earth's nature and its rotation. अर्थ का ये जो रोटेशन होता है, तो इस रोटेशन की वजह से भी ये जो ओशनिक करंट्स है उनकी मूवमेंट डिफाइन की जाती है, ठीक है। फर्स्ट वी हैव इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। वी नो दैट कि ये जो पोलर रीजन होता है, तो पोलर रीजन के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इक्वेटोरियल रीजन से रिलेटिवली ज्यादा होता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स पोलर रीजन में ज्यादा होता है, तो उस केस में पोलर रीजन का जो पानी है वो ज्यादा टाइटली हेल्ड किया जाता है वहां पे। जो इक्वेटोरियल रीजन का जो पानी है वो रिलेटिवली लूजली हेल्ड किया जाता है इक्वेटर पे। तो जो पानी का हिस्सा टाइटली हेल्ड किया जाता है या टाइटली पुल किया जाता है नीचे, तो वहां पे वाटर लेवल स्लाइटली कम होती है। पोलर रीजन में पानी के ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्योंकि पोलर रीजन में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। ये हमने अर्थ के इंटीरियर में पढ़ा था, ठीक है ना। सो पोलर रीजन में जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, तो पोलर रीजन का जो ओशनिक वाटर है वो ज्यादा नीचे खींचा जाता है, तो वहां पे वाटर लेवल जो होती है वो स्लाइटली कम होती है। स्लाइटली कम होती है, मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। इक्वेटोरियल रीजन में जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, ये ग्रेविटेशनल पुल रिलेटिवली कम होता है, तो वहां पे वाटर लेवल स्लाइटली हायर होती है क्योंकि पुल कम होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स है, इस सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ओशन करंट्स के फॉर्मेशन में। दिस इज वन ऑफ द फॅक्टर, ठीक आहे। लक्षात येते का? आत्ताच असे चेहरे करते की काय चाललंय तेच कळेना मला। दिस इज वन ऑफ द फॅक्टर जिसकी वजह से ग्रेडियंट डेवलप होता है, बिकॉज दिस इज द ग्रेडियंट। ये जो ग्रेडियंट होता है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में स्लाइटली हायर
वाटर लेवल होती है, पोलर रीजन में स्लाइटली लोअर वाटर लेवल होती है. इसकी वजह से ग्रेडियंट डेवलप होता है, और इस ग्रेडियंट की वजह से पानी की मूवमेंट होती है. समझ में आ रहा है? सी, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग. जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल द पोलर रीजन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होने की वजह से वहां पे वाटर लेवल स्लाइटली कम होती है. इक्वेटोरियल रीजन में ग्रेविटेशनल पुल रिलेटिवली कम होता है, तो वहां पे वाटर लेवल स्लाइटली अप होती है या ज्यादा होती है. तो यहाँ पे ग्रेडियंट डेवलप होता है. समझ में आ रहा है? द नेक्स्ट, डिफ्लेक्टिंग फोर्स बाय द अर्थ्स रोटेशन. वी नो दैट कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ जब रोटेट होती है तो इस रोटेशन की डायरेक्शन होती है वेस्ट टू ईस्ट. समझ में आ रहा है? अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है तो उस केस में बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, इक्वेटोरियल रीजन का जो पानी होता है, इक्वेटोरियल रीजन का पानी अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया जाता है, ईस्ट टू वेस्ट. इनर्शिया वी नो दैट, राइट? गाडीला ब्रेक लावला की आपण पुढे पडतो किंवा पुढे झुकतो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, राइट? सो ये जो अर्थ होती है, ये अर्थ जब वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो इस वेस्ट टू ईस्ट रोटेटिंग अर्थ के ऊपर जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, तो इस इक्वेटोरियल रीजन पे अर्थ का रोटेशनल स्पीड सबसे ज्यादा होता है. यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है. सो अर्थ का जो मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड है वो इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है. तो ऑब्वियसली इक्वेटोरियल रीजन में जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वेटोरियल रीजन का पानी डिफ्लेक्ट किया जाएगा. सो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस इनर्शिया यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट्स फॉर्म होते हैं जो ईस्ट टू वेस्ट आते हैं. नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स एंड साउथ इक्वेटोरियल. समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? सो ये जो इक्वेटोरियल करंट्स है, ये इक्वेटोरियल करंट्स फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रोटेशन. अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, एंड इस वजह से या इनर्शिया की वजह से इक्वेटोरियल रीजन का जो वाटर होता है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया जाता है, एंड देयर वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल करंट्स. समझ में आ रहा है? ये जो इक्वेटोरियल करंट्स होते हैं, ये इक्वेटोरियल करंट्स दो टाइप के होते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट. एंड वी नो दैट कि इन दोनों भी करंट्स के बीच में एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट होता है जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होता है. सो जब अर्थ का डिफ्लेक्शन होता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, तो इक्वेटर के सराउंडिंग रीजन में जो पानी है वो पानी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया जाता है, एंड कुछ पानी का हिस्सा काउंटर इक्वेटोरियल करंट के फॉर्म में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है अलोंग द अर्थ. ये जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है उसके फॉर्मेशन के और दो तीन रीजन है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा. मैंने आपको बताया भी था आई थिंक मॉनसून्स में पानी पाइलअप होता है ओशंस के वेस्टर्न साइड में, एंड एक ग्रेडियंट डेवलप होता है, एंड इस वजह से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में काउंटर इक्वेटोरियल करंट फॉर्म होता है. ठीक है? इस काउंटर इक्वेटोरियल करंट के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे. और राइट नाउ ये जो सारी चीजें ये क्लियर है. ठीक है? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ जो इक्वेटोरियल रीजन का पानी होता है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया जाता है, एंड यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट्स फॉर्म होते हैं. Apart from this deflection of the water, here we have the formation of Coriolis force because of the rotation of the earth. ये अर्थ का जो रोटेशन होता है, तो इस रोटेशन की वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो करंट्स होते हैं वो खुद के राइट में डिफ्लेक्ट होते हैं, जो साउथ हेमिस्फीयर में जो करंट्स होते हैं वो खुद के लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होते हैं. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स. समझ में आ रहा है? सो दीज आर द टू फैक्टर्स. देन नेक्स्ट वी हैव इज द ओशियनिक फैक्टर्स. First we have is the salinity difference. See, ये जो salinity का difference होता है, तो इस salinity के difference की वजह से ocean water की density affect की जाती है. जहाँ पे salinity ज्यादा होती है, तो उस केस में जो density होती है water की, वो ज्यादा होती है. Less density के region में ये जो पानी होता है, ये पानी float करता है. समझ में आ रहा है? ये हमने देखा था कि इक्वेटोरियल रीजन में जो वाटर होता है, ये इक्वेटोरियल रीजन का जो वाटर है, इसकी सैलिनिटी रिलेटिवली कम होती है. पोलर रीजन में जैसे जैसे आप जाते हो, तो पोलर रीजन में ये जो सैलिनिटी में वेरिएशन हमें दिखाई देता है,
स्पेशली जो ट्रॉपिक्स का रीजन है, तो ट्रॉपिक्स के रीजन में एंड इक्वेटोरियल रीजन में हमें सैलिनिटी का डिफरेंस आता है। समझ में आ रहा है? ट्रॉपिकल रीजन में सैलिनिटी ज्यादा होती है, इक्वेटोरियल रीजन में सैलिनिटी रिलेटिवली कम होती है बिकॉज ऑफ द फ्रेश वाटर। तो उस केस में क्या होता है कि डेंसिटी में डिफरेंस आता है। जो ट्रॉपिकल रीजन का पानी होता है, तो इस ट्रॉपिकल रीजन के पानी में सैलिनिटी ज्यादा होने की वजह से वहां पे रिलेटिवली डेंसिटी ज्यादा होती है। ये पानी थोड़ा सा सिंक करता है, वहां पे वाटर लेवल थोड़ी सी कम होती है। दूसरी बात, जो इक्वेटोरियल रीजन है, तो इस इक्वेटोरियल रीजन में सैलिनिटी रिलेटिवली कम होती है, तो उस केस में लो डेंसिटी वाटर डेवलप होता है। एंड ये लो डेंसिटी वाटर इक्वेटर टू ट्रॉपिक्स कंटिन्यूअसली मूव करने का प्रयास करता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सैलिनिटी डिफरेंस की वजह से पानी में डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड इस डेंसिटी डिफरेंस की वजह से पानी में मूवमेंट होनी स्टार्ट होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने आपको बताया था कि जो हाई प्रेशर होता है, ये प्रेशर भी सैलिनिटी को इंक्रीज करता है, सॉरी डेंसिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी डेंसिटी ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल जो रीजन होता है, तो इस ट्रॉपिकल रीजन में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मतलब पानी यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्रेस किया जाएगा। जब पानी कॉम्प्रेस किया जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में, एंड इक्वेटोरियल रीजन में वी हैव अ लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब डेंसिटी भी कम होती है वहां पे। तो इक्वेटोरियल रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन में एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है। एग्जैक्टली क्या होता है, जहां पे ये हाई प्रेशर डेवलप होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में या ट्रॉपिक्स के पास, सॉरी, तो उस ट्रॉपिक्स के पास बिकॉज ऑफ द सबसाइडिंग एयर एंड बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर, पानी की जो लेवल होती है वो ऑलमोस्ट 7 से 8 मीटर तक कम होती है। एंड इक्वेटोरियल जो रीजन होता है, तो इस इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहाँ पे सैलिनिटी जो होती है वो रिलेटिवली कम होती है, डेंसिटी कम होती है, तो ये पानी थोड़ा सा हायर साइड पे रहता है क्योंकि लो प्रेशर होता है इक्वेटर पे। समझ में आ रहा है? आई रिपीट, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, तो इस ट्रॉपिकल रीजन में हाई प्रेशर होता है ट्रॉपिक्स के पास 25 एंड 35 के पास, जहां पे इक्वेटर से आने वाली एयर सबसाइड होती है। जहां पे एयर सबसाइड होती है तो वहां पे हाई प्रेशर फॉर्म होता है। तो इस हाई प्रेशर की वजह से वाटर लेवल विल ड्रॉप बाय 7 to 8 मीटर्स। एंड जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वी हैव अ लो प्रेशर। सो लो प्रेशर में एयर राइज होती है, लो प्रेशर में डेंसिटी भी लो होती है, हाई प्रेशर में डेंसिटी हाई होती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से पानी नीचे कंप्रेस किया जाता है, यहाँ पे वाटर लेवल 7 से 8 मीटर से कम होती है, एंड इक्वेटर पे ये स्लाइटली अप होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से ग्रेडियंट डेवलप होता है। ये बात समझ में आ रही है? सो सैलिनिटी की वजह से ये डेंसिटी अफेक्ट होती है। सेम एक्सप्लेनेशन अप्लाई होता है टेम्परेचर पे, क्योंकि ये जो सैलिनिटी डिफरेंस होता है, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इसकी वजह से ओशन वाटर की डेंसिटी अफेक्ट होती है। समझ में आ रहा है? इक्वेटोरियल रीजन में एंड पोलर रीजन में आप देखोगे तो टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। इस टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से यहाँ पे डेंसिटी में वेरिएशन आता है। इक्वेटोरियल रीजन का जो वार्म वाटर होता है उसकी डेंसिटी रिलेटिवली कम होती है। पोलर रीजन का जो कोल्ड वाटर होता है उसकी डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है। तो डेंस वाटर सिंक होता है, लेस डेंसिटी वाटर फ्लोट होता है। तो लेस डेंसिटी वाटर इक्वेटर टू पोल चला जाएगा, एंड पोलर रीजन का डेंस वाटर सिंक होने के बाद सब सरफेस करंट के फॉर्म में इक्वेटर पे आएगा। ये भी मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से ये जो ओशन करंट्स होते हैं, ये ओशन करंट्स फॉर्म होते हैं या उनके ऊपर अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर? The next exoceanic factors, exoceanic factors मतलब जो फैक्टर्स जो होते हैं ओशंस के बाहर से एक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एयर प्रेशर एंड द विंड्स। ठीक है, ये जो एयर प्रेशर का डिफरेंस जस्ट अभी मैंने आपको बताया, जहां पे हाई प्रेशर होता है वहां पे पानी कॉम्प्रेस किया जाता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो वाटर लेवल वहां पे थोड़ी सी ड्रॉप होती है। जहां पे लो प्रेशर होता है वहां पे एयर राइज होती है, वहां पे वाटर लेवल स्लाइटली हायर होती है। समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से डेंसिटी अफेक्ट होती है। दूसरी बात, प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड्स फॉर्म होते हैं। ये जो विंड्स होते हैं, ये विंड्स की वजह से ओशन सरफेस का जो वाटर होता है तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया जाता है। समझ में आ रहा है? सी,
इफ यू लुक एट द इक्वेटोरियल करंट्स, चलो ये जो इक्वेटोरियल करंट्स होते हैं, ये इक्वेटोरियल करंट्स फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड्स। जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं तो इनकी वजह से फॉर्म होता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं तो इनकी वजह से फॉर्म होता है साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये करंट फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट को डिफ्लेक्ट होते हैं, एंड ये जो डिफ्लेक्शन है, इस डिफ्लेक्शन को मदद करते हैं वेस्टर्लीज। यहाँ पे ये जो वेस्टर्लीज होते हैं, ये वेस्टर्लीज इन विंड्स को फिर इस डायरेक्शन में, इन करंट्स को इन डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? So ये जो विंड्स होते हैं, ये विंड्स ओशन करंट्स का जो हिस्सा होता है, इसको विंड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। जो इक्वेटोरियल करंट्स आते हैं, ये इक्वेटोरियल करंट्स के ऊपर ट्रेड विंड्स का इंपैक्ट होता है। एंड मिड लैटिट्यूड में जो विंड्स आते हैं, मिड लैटिट्यूड में जो करंट्स होते हैं, यहाँ पे ट्रेड विंड्स काम करेंगे। बट ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ये गल्फ स्ट्रीम इस डायरेक्शन में क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द कोरियलिस एंड बिकॉज ऑफ द वेस्टर्लीज। जो वेस्टर्ली विंड्स होते हैं, ये इन इस डायरेक्शन में जब आते हैं तो ओशन वाटर का पानी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया जाता है। सो ये जो विंड्स होते हैं, ये विंड्स भी यहाँ पे प्रोमिनेंटली काम करते हैं। समझ में आया? हमने देखा था कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्लीज होते हैं, वो वेस्टर्लीज कुछ स्ट्रॉन्ग नस्ता, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। समझ में आ रहा है? सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है, वाटर मास ज्यादा है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्लीज होते हैं, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s हमने देखा था, ये जो सारे वेस्टर्लीज होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज की वजह से लोअर साइड में या सदर्न साइड में वेस्ट विंड ड्रिफ्ट फॉर्म होता है। ये जो अर्थ है, इस अर्थ के सदर्न पोल के अराउंड ये जो वेस्टर्लीज होते हैं, तो इन वेस्टर्लीज की वजह से सर्कमपोलर व्हर्ल या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट फॉर्म होता है। एंड ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये कंटिन्यूअसली राउंड या सर्कुलर फैशन में मूव करने वाला ओशन करंट का हिस्सा होता है, जो सारे ओशंस में प्रेजेंट होता है अलोंग द साउथ पोल। ये फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सगळं आन्सरच चालेल। विंड्स कैसे अफेक्ट करते ये बात समझ में आली? ठीक आहे? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बद्दल मी खाली सांगेल तुम्हाला, येणार आहे हे सगळे। ऍक्च्युअली काय माहिती का, हे करंट्स तुम्ही वाचलेले नाहीयेत, हे सगळी नावं जेव्हा मी तुम्हाला डिस्कस करेल तेव्हा मी सांगेन होता काय है। सपोज दिस इज द अर्थ, सदर्न हेमिस्फीयर में ओशन मास ज्यादा है, लैंड मास कम है, एंड दैट इज द रीजन सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, फ्यूरियस 40s वगैरह वगैरह अपन ते सगळं पाहिलं। ठीक है? सो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि ये जो वाटर मास होता है, ये वाटर मास कंटिन्यूअसली वेस्टर्लीज की वजह से डिफ्लेक्ट किया जाता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। जब ये कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्ट किया जाता है तो सदर्न ओशन में पूरे अर्थ को सर्कम नेविगेट करने वाला एक करंट होता है, जो सारे ओशंस में प्रेजेंट होता है। अटलांटिक से भी पास होता है, इंडियन ओशन में भी पास होता है, पैसिफिक में भी पास होता है। एंड ये पूरे अर्थ को सर्कुलेट करता है, नेविगेट करते रहता है, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखा है देखो, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, दिस इज द करंट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, जिसके बारे में आपको बोल रहा हूँ। ये जो वेस्टर्न का हिस्सा है, तो ये देखो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का हिस्सा इंडियन ओशन में भी एंट्री कर रहा है। यहाँ पे पैसिफिक में भी आपको ये सर्कम अंटार्कटिक करंट, या जिसको हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोलते हैं, ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इवन इंडियन ओशन में भी आपको ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट मिलेगा। ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करंट है, ये पूरे अर्थ के ऊपर होता है, एंड ये फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब क्लियर है? ठीक है? Then evaporation and the precipitation. The regions having high evaporation and low precipitation will record more salinity. जहां पे evaporation ज्यादा है, precipitation कम है, तो वहां पे salinity ज्यादा होती है। salinity ज्यादा है तो वहां पे density ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिक्स, ठीक है? ट्रॉपिक्स के रीजन में इवेपोरेशन ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द ड्राई क्लाइमेट, प्रिसिपिटेशन कम होता है बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर, तो वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू द इक्वेटर। तो वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होती है, तो वहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है। इफ यू कंपेयर इट विद द इक्वेटर, इक्वेटोरियल रीजन में इवेपोरेशन रिलेटिवली कम होता है एंड प्रिसिपिटेशन रिलेटिवली ज्यादा होता है।
तो यहाँ पे फ्रेश वाटर ऐड किया जाएगा, सैलिनिटी विल बी कंपैरेटिवली लेसर देन द ट्रॉपिक्स, तो सैलिनिटी कम होगी तो यहाँ पे डेंसिटी कम होगी, एंड डेंसिटी कम होगी तो समझ में आ रहा है? आणि ओके खरंच बाउन्सर जातात का तुम्हाला? तर काही जणांच्या चेहऱ्यावरची रेष सुद्धा हलत नाही अख्ख्या लेक्चर, तर डोळे पुढे ठेवून झोपताय की काय मला ते कळत नाही. लक्षात येत आहे का नाही? रिपीट करू का हे? सी, ये जो इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन का पॉइंट है, जिस रीजन में ज्यादा इवेपोरेशन होगा, प्रिसिपिटेशन कम हो, फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिक्स 20 एंड 40 डिग्रीज का ये जो रीजन है वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्लाउड कवर कम होता है, हाई प्रेशर का रीजन है, हाई प्रेशर का रीजन है, इसका मतलब यहाँ पे प्रिसिपिटेशन भी कम होता है. कंपेयर करो इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स को. सो जो ट्रॉपिक्स का रीजन है, तो ट्रॉपिक्स के रीजन में इवेपोरेशन ज्यादा होता है एंड प्रिसिपिटेशन कम होता है, एंड इक्वेटर के रीजन में इवेपोरेशन रिलेटिवली कम होता है एंड प्रिसिपिटेशन रिलेटिवली ज्यादा होता है. तो इक्वेटोरियल रीजन में जो डेंसिटी होगी वो लो डेंसिटी होती है, ट्रॉपिकल रीजन में रिलेटिवली हायर डेंसिटी होती है. तो यहाँ पे वाटर लेवल में डिफरेंस आएगा. लो डेंसिटी वाटर हमने देखा था कि लो डेंसिटी वाटर फ्लोट करता है, तो ये जो पानी है वो इक्वेटर टू ट्रॉपिक्स मूव करेगा सर्कस करंट के फॉर्म में. समझ में आ रहा है? दिस इज वन ऑफ द फैक्टर अगेन. ठीक है. देन करंट्स मॉडिफाइंग फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल डायरेक्शन एंड द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन. ये जो कोस्ट लाइन है, इस कोस्ट लाइन को आप देखोगे तो जनरली ये जो करंट्स होते हैं, ये करंट्स कोस्ट लाइन के अलोंग मूव करते हैं लाइक दिस. जैसे जैसे कोस्ट लाइन है, सपोज यहाँ पे ब्राजील का ये जो केप साओ रोक का रीजन है, तो केप साओ रोक के रीजन की वजह से ये जो करंट है यहाँ पे बाइफर्केट होता है एंड ये साउथ में डिफ्लेक्ट करता है अलोंग द ब्राजीलियन कोस्ट. दूसरा एक करंट का हिस्सा यहाँ पे केन्स करंट फॉर्म में या कैरिबियन करंट फॉर्म में यहाँ पे फ्लो होता है अलोंग द कोस्ट. अगेन गल्फ स्ट्रीम भी देखो, ये कोस्ट को फॉलो करती है. कैनरीज करंट कोस्ट को फॉलो करती है, या पेंगुला करंट इट आल्सो फॉलोज द कोस्ट. सो कोस्ट का जो शेप होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, सो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्फ़िगरेशन जो ओशन करंट्स होते हैं, ये ओशन करंट्स मूव करते हैं. समझ में आ रहा है? ठीक है. देन बॉटम रिलीफ ऑफ द ओशन बेसिन. ये जो ओशन का बॉटम रिलीफ होता है, ये कुछ हद तक करंट्स को अफेक्ट करता है. स्पेशली जो नॉर्थ अटलांटिक रिज है, ये नॉर्थ अटलांटिक रिज जो ओशन करंट्स होते हैं इनको अफेक्ट करती है. Here we have this North Atlantic ridge like this. ये जो आइसलैंड कंट्री है, it is located on this North Atlantic drift. ये जो North Atlantic drift है, इसकी जो डेप्थ है वो नॉर्थ अटलांटिक में बहुत कम है, ये उसकी हाइट ज्यादा है. वी कैन से ये जो नॉर्थ अटलांटिक रिज है, मिड अटलांटिक रिज, ये जो मिड अटलांटिक रिज है उसकी जो अल्टीट्यूड है वो नॉर्थ अटलांटिक रीजन में बहुत ज्यादा है. ठीक है. तो इस केस में यहाँ पे देखो, ये जो आइसलैंड कंट्री है, इट इज लोकेटेड ओवर दिस मिड अटलांटिक रिज. इस केस में क्या होता है, ये जो मिड अटलांटिक रिज है ये इस डायरेक्शन में, एंड बिकॉज ऑफ दिस मिड अटलांटिक रिज ये जो ओशन करंट्स होते हैं ये डिफ्लेक्ट किए जाते हैं या डाइवर्ट किए जाते हैं अलग अलग सेक्शंस में, क्योंकि उसकी जो डेप्थ है या उसकी जो हाइट है फॉर दैट से यहाँ पे ये बहुत कम है सरफेस से. समझ में आ रहा है? तो ये जो मिड अटलांटिक रिज है, तो ये मिड अटलांटिक रिज पानी को डाइवर्ट करती है अलग अलग सेक्शंस में. तो इस वजह से भी करंट्स कुछ मात्रा तक या कुछ हद तक यहाँ पे डिफ्लेक्ट होते हैं. कुछ कुछ सेक्शंस में सिर्फ होता है. जनरली हायर लैटिट्यूड्स में ये मिड अटलांटिक या मिड ओशनिक जो रीजेस होते हैं उनका इफेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे हायर लैटिट्यूड्स पे ये जो मिड ओशनिक रीजेस होते हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है, स्पेशली अटलांटिक के केस में. समझ में आ रहा है? सो ये जो मिड अटलांटिक रिज है, तो इस मिड अटलांटिक रिज की वजह से ये जो करंट्स होते हैं, ये करंट्स अलग अलग सेक्शंस में यहाँ पे ब्रेक होने लगते हैं. समझ में आ रहा है? ठीक है.
The next we have is the seasonal variation. ये seasonal variation होता है नॉर्थ इंडियन ओशन में, क्योंकि नॉर्थ इंडियन ओशन में समर सीजन में एंड विंटर सीजन में साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून फॉर्म होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मानसून ये जो सर्कुलेशन होता है नॉर्थ अटलांटिक का, ये ऑलमोस्ट रिवर्स होता है सीजनली. जैसे सीजनली विंड्स रिवर्स होते हैं, तो सिमिलर वे में जो नॉर्थ इंडियन ओशन होता है वहां पे भी पानी का जो सर्कुलेशन होता है वो रिवर्स होता है. ये हम बाद में देखेंगे जब मैं आपको इंडियन ओशन का सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा. तो ये सारे फैक्टर्स क्लियर है, ठीक है. द नेक्स्ट वी हैव द अटलांटिक ओशन करंट्स. अटलांटिक ओशन के केस में जब ये ओशन करंट्स डेवलप होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट द नॉर्थ अटलांटिक. ये जो नॉर्थ अटलांटिक सर्कुलेशन है, तो वो स्टार्ट करेंगे हम इक्वेटर से. ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, तो इस इक्वेटोरियल रीजन में बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड्स, यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट्स फॉर्म होते हैं. नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट. ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होते हैं, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये जो साउथ अमेरिका का ये जो कोस्ट है, इस कोस्ट के अलोंग ये मूव करता है लाइक दिस, ठीक है. यहाँ पे इट इज नोन एज अ केन्स करंट. यहाँ पे कैपिटल सिटी आती है नोन एज अ केन्स. सो इनिशियली इट इज नोन एज अ केन्स करंट. ये केन्स करंट आगे जाके बाइफरकेट होता है. जो ईस्टर्न साइड है इट इज नोन एज अ एंटीलीज करंट, जो वेस्टर्न करंट है इट इज नोन एज अ कैरिबियन करंट. ये जो कैरिबियन करंट है, ये कैरिबियन सी में एंटर करता है एंड ये फाइनली एंटर करता है गल्फ ऑफ मेक्सिको में, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो कैरिबियन करंट होता है, ये कैरिबियन करंट जब गल्फ ऑफ मेक्सिको में एंटर करता है, तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स, ये जो कैरिबियन करंट का पानी होता है, ये ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पाइल अप होता है. ये जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है, इसका शेप देखो, तो ये जो गल्फ ऑफ मेक्सिको का रीजन है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स की वजह से ये जो पानी है कैरिबियन करंट का, ये पाइल अप होता है. दूसरी बात, ये जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है, तो इस गल्फ ऑफ मेक्सिको में दो मेजर रिवर्स आके एम्प्टी होती है, मिसूरी एंड मिसिसिपी. ये जो मिसिसिपी एंड मिसूरी रिवर्स है, तो यहाँ पे रॉकीज में ओरिजिन होते हैं, यहाँ पे आते हैं. ये जो मिसूरी मिसिसिपी का जो वाटर होता है, ये भी कंटिन्यूअसली गल्फ ऑफ मेक्सिको में आता है. तो इस वजह से गल्फ ऑफ मेक्सिको में जो वाटर लेवल होती है वो स्लाइटली हायर साइड पे होती है, ठीक है. जो करंट बाहर निकलता है इट इज कॉल्ड एज अ फ्लोरिडा करंट. आप गल्फ ऑफ मेक्सिको का शेप देखोगे तो इट इज लाइक दिस, ठीक है. तो यहाँ पे कैरिबियन करंट एंटर करता है एंड उसका जो करंट बाहर निकलता है, एक छोटा सा नैरो पैसेज बनता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्यूबन आइलैंड भी आता है. तो इस नैरो पैसेज से जो हिस्सा बाहर निकलता है इट इज कॉल्ड एज अ फ्लोरिडा करंट, ठीक है. ये जो फ्लोरिडा करंट है, ये फ्लोरिडा करंट बहुत रैपिडली मूव करता है टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है. फ्लोरिडा पेनिनसुला से लेके यहाँ पे केप हैटेरास नाम का केप आता है, केप हैटेरास. सो केप हैटेरास तक ये जो करंट है इट इज नोन एज अ फ्लोरिडा करंट. केप हैटेरास से लेके न्यू फाउंडलैंड आइलैंड तक इट इज नोन एज अ गल्फ स्ट्रीम. समझ में आ रहा है? सी, कैरिबियन करंट गल्फ ऑफ मेक्सिको में एंटर करता है. गल्फ ऑफ मेक्सिको में स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स की वजह से पानी बहुत ज्यादा पाइल अप होता है, तो वाटर लेवल यहाँ पे बहुत ज्यादा राइज होती है. दूसरी बात, मिसूरी मिसिसिपी का भी पानी आके गल्फ ऑफ मेक्सिको में आता है, तो उस वजह से गल्फ ऑफ मेक्सिको में पानी की लेवल और ज्यादा इंक्रीज होती है. जो रिटर्निंग करंट या जो रिटर्न आने वाला जो करंट है, ये जब गल्फ ऑफ मेक्सिको से बाहर निकलता है, इट रियली गशेस आउट लाइक अ स्ट्रॉन्ग वाटर स्ट्रीम, ठीक है. सो ये जो वाटर स्ट्रीम है इनिशियली इट इज नोन एज अ फ्लोरिडा करंट. फ्लोरिडा करंट कहां से कहां तक? केप हैटेरास तक. ये जो फ्लोरिडा पेनिनसुला है दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लोरिडा पेनिनसुला. ये जो पेनिनसुला है इट इज कॉल्ड एज अ फ्लोरिडा पेनिनसुला. सो फ्लोरिडा पेनिनसुला से लेके केप हैटेरास तक इट इज नोन एज अ फ्लोरिडा करंट, एंड केप हैटेरास से आगे इट इज नोन एज अ गल्फ स्ट्रीम. ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ये गल्फ स्ट्रीम न्यू फाउंडलैंड तक होती है. यहाँ पे कनाडा का एक न्यू फाउंडलैंड नाम का एक आइलैंड आता है.
तो इस न्यू फाउंडलैंड के रीजन में ये जो गल्फ स्ट्रीम है, इस गल्फ स्ट्रीम को नॉर्थ से आने वाला एक कोल्ड लैब्राडोर करंट आके मिलता है। एंड ये जो कोल्ड लैब्राडोर करंट है, यहाँ पे डेविस स्ट्रेट है, दिस इज ग्रीनलैंड एंड दिस इज कनाडा। कनाडा एंड ग्रीनलैंड के बीच में दिस इज अ डेविस स्ट्रेट। तो इस डेविस स्ट्रेट से एक कोल्ड ओशनिक करंट आता है व्हिच इज कॉल्ड एज अ लैब्राडोर करंट। यहाँ पे एक लैब्राडोर पेनिनसुला है, दिस इज कॉल्ड एज अ लैब्राडोर पेनिनसुला। सो इस पेनिनसुला के रीजन से एक लैब्राडोर कोल्ड करंट आता है एंड ओशंस में जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट्स मिक्स होते हैं, तो वहां पे इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स डेवलप होते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये कोल्ड एंड वार्म वाटर मिक्स होता है, तो वहां पे जो पानी डेवलप होता है, या ये जो पानी का टेम्परेचर होता है, दैट टेम्परेचर या दैट कंडीशन इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन्स। ये जो प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स या जू प्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स मतलब फ्लोट करने वाले जो एनिमल्स एंड जो वेजिटेशन होता है, इसको हम बोलते हैं प्लैंक्टन्स। जब एनिमल्स होते हैं, दिस आर कॉल्ड एज जू प्लैंक्टन्स। जब प्लांट्स फ्लोट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ फाइटोप्लैंक्टन्स। ये जो प्लैंक्टन्स होते हैं, तो इन प्लैंक्टन्स को खाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फिश आते हैं। ये जो फिश आते हैं, तो इन फिश की वजह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रैंड बैंक, ठीक है, कॉड, मैकेरल, हैलीबुट, हेरिंग, सैल्मन, दीज आर द इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ फिश जो यहाँ पे फिश किया जाते हैं या कैच किया जाते हैं। कॉड लिव्हर ऑइल असतं बघा, आपण कॅप्सूल्स खातो, तो कॉड लिवर का वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो कैचिंग होता है वो इस रीजन में होता है। ग्रैंड बैंक रीजन इसको बोलते हैं, जहां पे गल्फ स्ट्रीम, ये वार्म ओशनिक करंट एंड लैब्राडोर, ये कोल्ड ओशनिक करंट मिक्स होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। देन ये जो गल्फ स्ट्रीम का हिस्सा है, कुछ हिस्सा यहाँ पे लैब्राडोर करंट एंड गल्फ स्ट्रीम के साथ में यहाँ पे मर्ज होता है। देन उसके बाद ये जो हिस्सा है वेस्टर्लीज की वजह से एंड कोरियलिस की वजह से ये ईस्टवर्ड डिफ्लेक्ट होता है। ये जो ईस्टवर्ड डिफ्लेक्टिंग करंट होता है, इट इज कॉल्ड एज अ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या नॉर्थ अटलांटिक करंट। ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ये आगे जाके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या नॉर्थ अटलांटिक करंट नाम से जानी जाती है। ये जो नॉर्थ अटलांटिक करंट होता है, ये अलग अलग सब सेक्शंस में फिर से डिवाइड किया जाता है बिकॉज ऑफ ये जो मिड अटलांटिक रीच होती है उसकी वजह से। एक हिस्सा इट इज नोन एज इरमिंजर करंट। ये जो इरमिंजर करंट है, ये आइसलैंड के रीजन में एंट्री करता है एंड दूसरा हिस्सा नॉर्वेजियन कोस्ट में जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ नॉर्वेजियन करंट। सो नॉर्वे का जो कोस्ट है, तो अलोंग दिस नॉर्वेजियन कोस्ट वी हैव अ नॉर्वेजियन करंट एंड ये नॉर्वेजियन करंट आगे जाता है नॉर्थ केप करंट नाम से एंड इट्स अ वार्म ओशनिक करंट। जब ये वार्म ओशनिक करंट यहाँ पे पोलर रीजन में या आर्टिक रीजन में आता है, तो यहाँ पे एक चीज होती है जो ओशन करंट का एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि जब ये नॉर्थ अटलांटिक करंट का हिस्सा नॉर्वेजियन करंट एंड नॉर्थ केप करंट के फॉर्म में यहाँ पे आता है, यहाँ पे रशिया का मरमांस नाम का एक पोर्ट है। ये जो पोर्ट होता है, बिकॉज ऑफ दिस वार्म ओशनिक वाटर, ये आइस फ्री रहता है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये जो पोर्ट है दैट फॉल्स इन द आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल का जो पानी होता है वो विंटर सीजन में फ्रीज होता है, बट बिकॉज ऑफ दिस वार्म ओशनिक करंट, ये जो मरमांस पोर्ट है, तो इस मरमांस पोर्ट के रीजन में आइस फ्री वाटर रहता है एंड ये जो पोर्ट होता है ये थ्रू आउट ईयर काम करता है बिकॉज ऑफ दिस करंट। समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरी बात, जहां पे वार्म ओशनिक करंट्स होते हैं, तो वहां पे सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होता है ओशन का। जब ओशन का सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वहां पे लो प्रेशर कंडीशंस फॉर्म होती है। जब लो प्रेशर कंडीशंस होती है, तो वहां पे रेनफॉल हो सकता है। हमने देखा था जो कोल्ड करंट्स होते हैं, तो कोल्ड करंट्स के रीजन में डेसिकेशन का इफेक्ट होता है, डिजर्ट्स फॉर्म होते हैं। कोल्ड करंट्स की वजह से डेसिकेशन होता है, क्योंकि कोल्ड करंट मतलब सरफेस टेम्परेचर इज लेस, surface temperature is less, that means what about the pressure is high, क्योंकि टेम्परेचर कम है कोल्ड करंट का। एयर का जो टेम्परेचर होता है वो सरफेस से डिफाइन किया जाता है। जब नीचे कोल्ड करंट होगा तो ऊपर कोल्ड एयर होगी, नीचे वार्म करंट होगा तो इसका मतलब ऊपर वार्म एयर होगी। वार्म एयर में लो प्रेशर होता है, तो उस केस में रेनफॉल हो सकता है। जब ये वार्म नॉर्थ अटलांटिक करंट यूके के रीजन में या यूरोप के रीजन में जाता है, तो वहां पे रेनफॉल होने के चांसेस होते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है। देन उसके बाद
ये जो नॉर्वेजियन करंट है, इस नॉर्वेजियन करंट के रीजन में यहाँ पे नॉर्थ से आने वाला एक ग्रेट ईस्ट ग्रीनलैंड करंट आता है, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। एंड ये जो ईस्ट ग्रीनलैंड करंट आता है ये कोल्ड ओशनिक करंट होता है। जहां पे ये नॉर्थ अटलांटिक या नॉर्वेजियन करंट एंड ईस्ट ग्रीनलैंड करंट मिक्स होते हैं, तो अगेन यहाँ पे कोल्ड एंड वार्म ओशनिक करंट्स मिक्स होते हैं। जहां पे कोल्ड एंड वार्म ओशनिक करंट्स मिक्स होते हैं, अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स फॉर्म होंगे। डॉगर बैंक, ग्रैंड बैंक, ये सगळे हेच रीजन आहे। डॉगर बैंक इज द मेजर बैंक हियर, जॉर्ज बैंक, डॉगर बैंक, ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन्स है इस नॉर्थ सी के। तो ये जो नॉर्थ सी का हिस्सा है जो यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, तो इस नॉर्थ सी के रीजन में वार्म नॉर्थ अटलांटिक करंट एंड कोल्ड ईस्ट ग्रीनलैंड करंट मिक्स होते हैं। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड फॉर्म, समझ में आ रहा है ना। ये जो नॉर्थ अटलांटिक करंट होता है, ये नॉर्थ अटलांटिक करंट अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होता है। एक हिस्सा नॉर्वेजियन करंट बनता है, एक हिस्सा इरविंजर करंट बनता है, एक हिस्सा यहाँ पे बे ऑफ बिस्के है। दिस इज कॉल्ड एज अ बे ऑफ बिस्के, स्पेन एंड फ्रांस के बीच में है, ठीक है। ये जो बे ऑफ बिस्के है, सो एक करंट का हिस्सा बे ऑफ बिस्के में एंटर करता है, इट इज कॉल्ड एज अ रेनल करंट। एक हिस्सा पोर्तुगाल करंट बनता है, मेजर हिस्सा साउथवर्ड डिफ्लेक्ट होता है, इट इज कॉल्ड एज अ कैनरीज करंट। ये जो कैनरीज करंट होता है ये पोल करंट होता है, क्योंकि ये पोल टू इक्वेटर आता है। जब ये कैनरीज पोल करंट अफ्रीका के वेस्टर्न शोर पे फ्लो होता है, तो इस वजह से, इस कैनरीज की वजह से यहाँ पे डेसिकेशन इफेक्ट फॉर्म होता है एंड यहाँ पे सहारा डेजर्ट डेवलप होता है। जो कैनरीज करंट है, कैनरीज इज अ कोल्ड ओशनिक करंट। अब ये कोल्ड ओशनिक करंट क्यों? बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर, सो इट इज रिलेटिवली अ कोल्ड ओशनिक करंट। कोल्ड ओशनिक करंट मतलब सरफेस वाटर इज कोल्ड, सरफेस टेम्परेचर जो होगा ओशन वाटर का ये कम होता है। सरफेस टेम्परेचर कम मतलब प्रेशर ज्यादा होता है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में ड्राई कंडीशंस होती है, समझ में आ रहा है, ठीक है। डन। सो दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक। मीन भाई यहाँ पे हमने देखा था ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है या जो पेन्स करंट है, ये दो हिस्सों में बाइफरकेट होता है। एक हिस्सा कैरिबियन में एंट्री करता है एंड ये जो दूसरा हिस्सा है एंटीलीज, ये एंटीलीज जो करंट होता है ये कोरियालिस की वजह से यहाँ पे राइट में डिफ्लेक्ट होता है लाइक दिस, एंड ये फॉर्म करता है सारगासो सी। नाउ व्हाट इज दिस सारगासो सी? ये जो सारगासो सी है, ये एक्चुअली सी मतलब ये सारगासम नाम का एक वीड आता है, फ्लोटिंग वीड होता है। एंड ये जो नॉर्थ अटलांटिक का रीजन है, तो यहाँ पे एक गायरल सिस्टम फॉर्म होती है। एग्जैक्टली होता क्या है देखो, गायर, गायर मतलब एक सर्कुलेशन होता है पानी का, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ गायर, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक में आप देखोगे तो करंट जो होते हैं वो करंट्स रिलेटिवली फास्ट मूव होते हैं। जब ओशन वाटर का पानी बहुत फास्ट इस तरीके से मूव करता है, तो उस केस में बीच वाला जो हिस्सा होता है, तो बीच में जो पानी होता है वो रिलेटिवली काम होता है। कभी भी ऑब्जर्व करो किसी भी पॉन्ड में जब बहुत रॅपिडली पाणी मूव करता है, इव्हन बादलीमध्ये जर आपण पाणी असं गोल गोल फिरवलं तर मधल्या भागामध्ये पाणी स्टेबल असतं, समझ में आ रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे होती है नॉर्थ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक में जो ओशन करंट्स होते हैं ये बहुत स्विफ्टली मूव करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस रैपिड मोशंस ऑफ द ओशनिक करंट्स, बीच वाला जो हिस्सा है यहाँ पे रिलेटिवली काम वाटर का हिस्सा जनरेट होता है। एंड इस काम वाटर के रीजन में सारगासम नाम का एक वीड आता है, ये वीड कलेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो सारगासम वीड है ये सेंट्रल पोर्शन में यहाँ पे फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड एज सारगासो सी। दूसरी बात, यहाँ पे हाई प्रेशर का रीजन आता है, 20 to 30 के बीच वाला ये रीजन है, तो यहाँ पे एयर सबसाइड होती है, हाई प्रेशर होती है। सो हाई प्रेशर रीजन होने की वजह से यहाँ पे एयर हॉरिजॉन्टल नहीं होती, ये वर्टिकली सिर्फ सबसाइड होती रहती। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो सी वीड होता है या जो सारगासम वीड होता है ये यहाँ पे कलेक्ट होता है सरफेस के ऊपर, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज सारगासो सी। देन नेक्स्ट हमने देखा था कि ये जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, तो इस इक्वेटोरियल रीजन में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट फॉर्म होते हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या उसका जो सर्कुलेशन है वो हमने अभी देखा, ठीक है।
बट व्हाट अबाउट साउथ इक्वेटोरियल रीजन? अब यहाँ पे होता क्या है, देखो, दिस इज द ईस्टर्न साइड एंड दिस इज द वेस्टर्न साइड ऑफ द ओशंस, एंड वी नो दैट यहाँ पे ट्रेड विंड्स की वजह से ये इक्वेटोरियल करंट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेटोरियल करंट्स होते हैं, तो इन इक्वेटोरियल करंट्स की वजह से क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन का जो पानी होता है, ये पानी ईस्ट से वेस्टर्न साइड में आता है, वेस्टर्न साइड में पाइल अप होता है। जब ओशंस के वेस्टर्न साइड में ये पानी पाइल अप होता है, तो वेस्टर्न साइड में पानी का जो लेवल होता है वो रिलेटिवली हायर साइड पे होता है। सपोज वहां पे ईस्टर्न साइड है, हियर वी हैव द वेस्टर्न साइड ऑफ द ओशन। जब इक्वेटोरियल करंट्स कंटिन्यूअसली पानी इस डायरेक्शन में लेके आएंगे, तो वेस्टर्न साइड में पानी की लेवल थोड़ी सी हायर साइड पे होगी, ठीक है, और एक स्लोप जनरेट होगा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। इस स्लोप की वजह से यहाँ पे काउंटर इक्वेटोरियल करंट फॉर्म होता है, व्हिच इज कॉल्ड एज द गिनी करंट। ये जो गिनी कोस्ट है, यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनी है अफ्रीका में, तो अलोंग दिस गल्फ ऑफ गिनी वी हैव दिस गिनी करंट। सो दिस इज अ गिनी करंट एंड इट इज अ काउंटर इक्वेटोरियल करंट। देयर आर सम साइंटिस्ट्स हु आर सेइंग ये जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स होते हैं वो एक्चुअल में इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज की वजह से फॉर्म होते हैं। तो फ्लोन की कंसेप्ट हमें देखिए मॉनसून में, देखो कि आईटीसीजेड में इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज नाम के करंट होते हैं जो वेस्ट टू ईस्ट आते हैं। So there are some scientists who are saying कि ये जो इक्वेटोरियल करंट्स होते हैं, they are formed because of the equatorial westerlies or because of the piling of the water or because of the deflection of the earth, sorry, rotation of the earth। क्योंकि अर्थ जब वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट होती है, तो अर्थ के इक्वेटोरियल रीजन में जो भी कुछ पानी होता है, इस पानी का कुछ हिस्सा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है, which is nothing but the counter equatorial current। समझ में आ रहा है, ठीक है। Then what about this south equatorial current? ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट होता है, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट होता है, ये ब्राजील के रीजन से फिर से लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस, ठीक है। इट इज नोन एज द ब्राजीलियन करंट, वार्म ब्राजीलियन करंट। ये जो वार्म ब्राजीलियन करंट है, इस वार्म ब्राजीलियन करंट को आके मिलता है कोल्ड फाकलैंड करंट। यहाँ पे फाकलैंड नाम के आइलैंड्स है which belongs to UK, यहाँ पे ऑयल वगैरह मिलता है। तो ये जो फाकलैंड आइलैंड का रीजन है, तो वहां से एक कोल्ड करंट नॉर्थवर्ड आता है, एंड जहां पे ये वार्म ब्राजीलियन करंट एंड कोल्ड फाकलैंड करंट यहाँ पे एक दूसरे में मिक्स होते हैं, अगेन यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स फॉर्म। समझ में आ रहा है? ये जो करंट्स होते हैं, फाकलैंड करंट, लैब्राडोर करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, जो पोल टू इक्वेटर आते हैं, ये जो करंट्स होते हैं, तो इन करंट्स के साथ साथ आइसबर्ग्स आते हैं। एंड ये जो आइसबर्ग्स होते हैं, ये नेविगेशन के लिए बहुत रिस्की होते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटैनिक, ये जो टाइटैनिक था, ये एक्चुअली इस रीजन में नॉर्थ अटलांटिक के रीजन में यहाँ पे सिंक हुआ, क्योंकि ये जो लैब्राडोर करंट है, इसके साथ में आने वाले जो भी कुछ आइसबर्ग्स थे, वो इक्वेटोरियल रीजन में डिफ्लेक्ट किए जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस करंट्स। समझ में आ रहा है? ठीक है। देन उसके बाद ये जो वार्म ब्राजीलियन करंट है, इस वार्म ब्राजीलियन करंट का कुछ हिस्सा वेस्टर्लीज की वजह से एंड कोरियोलिस की वजह से लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होता है, एंड दैट मर्जेस विद द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली करंट होते हैं, वेस्टर्ली विंड्स होते हैं, सॉरी, तो इन वेस्टर्लीज की वजह से सदर्न ओशन का जो हिस्सा है, जो अंटार्कटिका के सराउंडिंग रीजन में जो सदर्न ओशन है, तो इस सदर्न ओशन का पानी कंटिन्यूअसली वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट किया जाता है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्लीज, एंड उसका जो हिस्सा यहाँ पे आता है उसको हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो इस वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में ये ब्राजीलियन करंट मिक्स होता है, एंड उसका एक हिस्सा फिर से लेफ्ट को टर्न होता है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस, एंड ये जो हिस्सा आता है, इट इज कॉल्ड एज द बेंगुएला करंट। ये जो बेंगुएला करंट होता है, ये बेंगुएला करंट कोल्ड ओशनिक करंट होता है, एंड ये जो कोल्ड बेंगुएला करंट होता है, तो इस वजह से यहाँ पे कौन सा डेजर्ट फॉर्म होता है? नामीब डेजर्ट फॉर्म होता है, नामीबिया में कलाहारी डेजर्ट फॉर्म होता है, नामीब डेजर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे कलाहारी डेजर्ट एंड हियर वी हैव द नामीब डेजर्ट। समझ में आ रहा है? एंड देन फिर आगे ये बेंगुएला करंट साउथ इक्वेटोरियल करंट में मिक्स होता है या मर्ज होता है, तो उसको आगे डिफ्लेक्ट करता है। क्लियर? सी, ये जो ब्राजीलियन करंट है,
तो इस ब्राजीलियन करंट के रीजन में क्या होता है, ब्राजीलियन करंट तक तो ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल करंट होता है, लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द कोरियलिस, इट इज नोन एज द ब्राजीलियन करंट. This Brazilian current receives the Falkland current, which is a cold oceanic current. Then some section of the Brazilian current deflects towards the left because of the Coriolis, and it merges with the west wind drift. जो west wind drift है, इस west wind drift का एक हिस्सा लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे because of the Coriolis force, ठीक है. and ये जो पानी है ये पोल टू इक्वेटर आ रहा है, तो इट्स अ कोल्ड ओशनिक करंट. तो ये जो पेंडुला करंट है इट्स अ कोल्ड ओशनिक करंट. जहां पे ये कोल्ड ओशनिक करंट होता है यहाँ पे डेजर्ट फॉर्म होता है, ठीक है. क्लियर? विल स्टॉप हियर. ठीक आहे. की आता स्लाइड नाही रे माझ्याकडे, नोट्स मध्ये आहे बघ ते सगळं, किंवा तो गुगल क्लासरूमला स्लाइड आता नाही आहे, ते शेअर करतील. Recording stopped. पैटर्न गेम मतलब पैटर्न का आउटर हिस्सा होता है, आउटर लाइन यहाँ पे ऐसे वहाँ पे लैपटॉप का कुछ हिस्सा ऊपर आता है, दैट फॉर्म्स द हॉटस्पॉट स्पेसिफिक, ठीक है. जो प्लेट मूव होता है तो इन प्लेट्स के ऊपर सीरीज ऑफ आइलैंड्स फॉर्म होता है मेंटल प्लेन की वजह से. दूसरी बात मेंटल प्लेन की गेम में क्या होता है, मेंटल प्लेन की वजह से प्लेट जो होते हैं वो थिनर किए जाते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस तो नीचे से इंपैक्ट करते रहते हैं, तो वहाँ पे प्लेट्स में रिफ्टिंग भी हो सकती है. समझ में? इस तरीके से ये अफेक्ट करता है. नहीं नहीं, इतनी बड़ी रिफ्ट वाली नहीं फॉर्म. मेटल प्लेन में से लोकलाइज प्लेन मैग्मा जो ऊपर आता है उसके वजह से आइलैंड्स को छोटा सा रिफ्टिंग हो सकता है, थिनिंग हो सकता है. Patagonia desert, Humboldt's gold current आहे. Patagonia current is actually a Piedmont glacier आहे, a Piedmont desert आहे, and that was because of the rain shadow region. इथे रेन शॅडो इफेक्ट आहे होतो आणि त्याच्यामुळे इथे डेझर्ट आहे. गोबी नाही, गोबी पण रेन शॅडोचं रिजन आहे, पण गोबीचं जो पोर्शन आहे ते कोल्ड आहे. कोल्ड डेझर्ट कॉन्टिनेंटच्या इंटेरियर नसतात आणि जास्त हाईटला असतात. कॉन्टिनेंटच्या